धीरे 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 पता चला कि एक स्टेज ऐसी आई कि ये कहा जाता था किसान साल में करीब 130 140 दिन व्यस्त रहता है, बाकी दिनों खाली रहता है। तो खाली रहता है तो धीरे धीरे पहले गांव में तमाम तरीके की कोई समस्या सामाजिक नहीं होती थी, एक दूसरे के साथ मेल मोहब्बत रहती थी। धीरे धीरे जब कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर, जो हम लोग बचपन से सुनते आए, तो ये संदर्भ हम लोग गौर करेंगे कि ये समस्या धीरे धीरे समाज में, गांव में और वैमनस्यता लगातार बढ़ती चली गई। सहकारिता की भावना का लोप हो गया। तो जब पॉलिसी बनाने का, ड्राफ्ट का सौभाग्य मिला मेरे को, स्टेट की पॉलिसी बनाने का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी डिक्लेयर हो चुकी थी। सितंबर 2020 में हम लोगों की स्टेट की पॉलिसी आई। तो उसमें पहले पैरा में मैंने खेती बाड़ी की सनातन संस्कृति को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की जा रही है। ये पहले उसके इंट्रोडक्टरी पैरा में था, नंबर एक। नंबर दो, जो इसकी मूल अवधारणा थी कि पहले होता था गांव में एक जगह शाम की बैठकी होती थी और पता चला कि यदि रबी में गेहूं बोया जाना है तो किस प्रजाति का गेहूं कहां से बीज आएगा, ये तय हो जाता था। पूरा गांव, जो सरपंच या गांव का जो मुखिया होता था, वो तय करता था भी कौन सी बीज कहां से किस तारीख को बोया जाएगा और कैसे बोया जाएगा, ये सब एक स्ट्रेटेजी तय होती थी। धीरे 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 इसका लोप होता चला गया। तो अब जब समस्या हमारे सामने आई कि एक एक पिताजी के दो बच्चे, दो के दो बच्चे, पता चला कि हमारी लैंड होल्डिंग कम हो गई। प्रणाम साहब, प्रणाम। तो लैंड होल्डिंग लगातार कम होती चली गई। और नमस्कार साहब। जी जी, नमस्कार। मैं अपनी बात जारी रखता हूं साहब। जी। तो जी जी, तो लैंड होल्डिंग लगातार कम होती चली गई। फिर अंत में यह हुआ कि भाई खेती घाटे का सौदा हो गया। एक सवाल हर जगह होता था, खेती घाटे का सौदा हो गया और किसान का लड़का किसानी नहीं करता या करना नहीं चाहता, और 10,000 रुपये महीने की नौकरी कर लेगा। तो ये ढेर सारी समस्याओं को का समाधान हमें लगा कि कलेक्टिव फार्मिंग से एफपीओ के मोड में हम दूर कर सकते हैं। तो इसमें उद्देश्य ये था कि जैसे दो चीज कहा जाता है, कहा जाता है कि आ, एक दाने से हजार दाने बनाने वाला किसान विपन्न क्यों, एक सवाल था हमारे साथ। आप गौर करिए, गेहूं का एक दाना या किसी उसका एक दाना जमीन में पड़ता है, गेहूं का ही एग्जाम्पल ले लिया जाए, उसमें 6 या 7 सिबलिंग निकलती है। एक उसमें बाली में करीब 100 से 110 दाने होते हैं, तो घूम फिर के करीब 900 से 1,000 दाने होता है। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो उसको इतने गुना बना के दे। 1 किलो आटा पिसाने जाओ, गेहूं पिसाने जाओ, तो 50 ग्राम वो जर्ती काट लेता है, लेकिन वो फायदे में है। तो जब हम शासकीय सेवा में आए तो हमें जो सानिध्य मिला डॉक्टर कमल टावरी का, वो अक्सर कहते थे कि भाई गेहूं क्यों बेचा जाए, उसका आटा बना के, दलिया बना के। ग्रामोद्योग सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज उन्होंने किया। और छोटी सी राय देके, कल भी मैंने कोट किया था कि एक मीटिंग में हमने कहा कि साहब, एक समय था जब ग्रामोद्योग में ऐसे ऐसे उद्यम स्थापित थे जो आज गोल्डी के रूप में स्थापित है, घड़ी डिटर्जेंट के रूप में स्थापित है, मेघदूत के ब्रांड के रूप में स्थापित है। वो छोटे छोटे उद्योग शुरू हुए थे और कमल टावरी साहब की देखरेख में शुरू हुए थे। तो किसी ने मीटिंग में कहा कि भाई अब क्यों नहीं होता, तो हम उसका सीधा जवाब था कि वैसा बॉस नहीं मिला और हमारे जैसा शागिर्द नहीं मिला। तो ये भेद जो हो गया धीरे धीरे पॉलिसी लेवल पे, वो गैप हो गया। उस गैप को हमें पूरा करना है। दूसरा, इसमें जो कलेक्टिव ओपिनियन की बात है, एफपीओ की बात, जैसे एक बेसिक सवाल है। हम लोगों ने पॉलिसी बनाई थी तो ये प्लान था कि 825 ब्लॉक है हमारे प्रदेश में, हर ब्लॉक में 3 एफपीओ हमारी रहेगी, अधिक से अधिक 5 होगी। इसी बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10,000 एफपीओ योजना में 1,000 एफपीओ का एलोकेशन स्टेट को दे दिया। तो हमें 1475 स्टेट के बजट से बनना था। मैंने कुल 2475 एफपीओ बनने थे, जिसको हमारी सरकार ने कहा कि नहीं साहब, इसको आप एक ब्लॉक में 3 की जगह पे 5 कर दो और इसको बल्कि 5,000 कर दो। तो हुआ कि ठीक है, 5,000 एफपीओ हो जाएंगे पूरे प्रदेश में। एक कार्यकाल दिया गया कि 2025-26 के मार्च तक हम इसको पूरा कर लें। तो ये प्लान हम लोगों ने किया। अब फर्क क्या पड़ा कि एफपीओ के साथ ऐसी चीजें बुक कर दी गई, ये सब्सिडी, ये छूट, ये छूट, ये छूट, पब्लिक डोमेन में रोज आने लगा। तो पता चला कि
गैर अनुशासित तरीके से कभी जमाने में ढेर सारी एनजीओ बनी थी, अब ढेर सारी एफपीओ बन गई, और हर आदमी एक कागज लेके घूम रहा है। कोई बिजनेस प्लान नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई एक व्यवस्था नहीं। दीज आर द हर्डल्स, बेसिक हर्डल्स। अब इसको इन्हीं कठिन दौर में हम लोगों ने जो प्रयास किया, एक मॉडल दिया कन्वर्जेंस का, कि भाई ठीक है, हर काम को करने के लिए बजटरी सपोर्ट चाहिए। मेरी आवाज सुन रहे हैं सब लोग ना? हेलो? जी 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 जी, आवाज जी आ रही है। जी। तो हम लोगों ने एक कन्वर्जेंस का एक मॉडल दिया, और लकीली वो अगले साल सहकारिता मंत्रालय बन गया, तो उसका एक आधार भी बन गया। भारत सरकार में एक अलग सहकारिता मंत्रालय बना, तो वो कन्वर्जेंस वाला मॉडल एक आधार बन गया। और पूरे देश भर में जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी, उन प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुदेशीय प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी का दर्जा एक छोटे से संविधान से, जैसे होता ना कि एक शासनादेश पारित करके सबको बदल दिया जाए, तो भारत सरकार ने यह निर्णय लिया, और जितने पैक्स थे उनको बी पैक्स के रूप में कर दिया। पहले क्या था? पहले 13 तरीके का संविधान कोऑपरेटिव का होता था। कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव होती थी, कोई एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव होती थी, कोई हॉर्टिकल्चर कोऑपरेटिव होती, कोई चर्मकार कोऑपरेटिव होती थी, कोई मैंने लोहार वाली कोऑपरेटिव होती थी। अब वो सारी एक्टिविटी कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव होती थी, सबको एक बैनर तले कर दिया। एक उपलब्धि ये हुई हम लोगों की, कहा जाता है कि अंगुलियों की मुट्ठी बनाने का रास्ता बन गया है। तो 15 जनवरी 2021 को कन्वर्जेंस का एक नोटिफिकेशन हमने पारित किया स्टेट से। एक रास्ता मिला हमको कि भाई हम एग्जिस्टिंग सेटअप में, हमें अलग से कोई बजट की जरूरत नहीं है, हम एग्जिस्टिंग सेटअप में क्या काम कर सकते हैं। अब कहा जाता है आपदा से अवसर, तो कोविड काल के तत्काल बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम लॉन्च करी। संजोग से हम जैसे अधिकारियों को कठिन सवाल ही शुरू से मिलता रहा, क्योंकि हम लोग हमेशा भिड़ते रहे सिस्टम से। तो वह कि अच्छा बैठो, इसको संभालो, तुम देखो, इसमें सब हम बहुत पीछे चल रहे हैं। हमें दिया गया, और उसको हमारा बॉस भी, जैसे टौरी साहब है, उसी टक्कर का एक बॉस भी मिल गया, वो भी फौजी स्कूल का पढ़ा, आईएएस। तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया हमको, और ऐसा सपोर्ट मिला मेरे को कि हम लोग 10 महीने में हम लोग 11वें 12वें स्थान से पहले दूसरे स्थान पर पहुंच गए। इतना बेहतरीन रिजल्ट आया। उसमें स्ट्रैटेजी जो हमने अडॉप्ट करी, उस स्ट्रैटेजी को हम अपने सभी साथियों से बताना चाहेंगे कि उसमें हम लोगों ने कहा, उसमें जब हम लोग 10वें 12वें स्थान, 10वें 11वें स्थान पे हैं, इसका मतलब कुछ काम हुआ है, तभी तो इतने राज्यों में हम 11वें स्थान पे हैं। तो जो अच्छा हुआ है उनको अच्छे को अच्छा कहना शुरू करें। हम आज से यही शपथ ले लें कि यदि हमारी टीम का कोई आदमी अच्छा कर रहा है, तो उसकी उपस्थिति में, उसकी अनुपस्थिति में उसकी अच्छाई की प्रशंसा करें हम कॉमन फोरम में। तो हमने सर से अनुरोध किया कि सर इसमें ऐसा किया जाए, जो ब्रांच मैनेजर इनिशिएटिव लेके इस काम को किया, क्योंकि क्रेडिट लिंक प्रोग्राम था वो, मैं उस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे और विस्तार से डालेंगे, बट जो घटनाक्रम हुआ वो कहाँ से रास्ता निकला, कठिन दौर से कैसे रास्ता निकला। तो उस मीटिंग में हमने अनुरोध किया कि साहब इसमें सारे बैंकर्स को कॉल किया जाए, आपकी अध्यक्षता में, प्रमुख सचिव की अध्यक्षता मीटिंग में, और आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर को जरूर से अनुरोध किया जाए, क्योंकि जब आरबीआई का रीजनल डायरेक्टर फिजिकली उपस्थित, अनुरोध कर लिया जाए कि साहब वो भले थोड़ी देर के लिए आ जाए। तो सारे बैंक के जीएम डीजीएम लेवल के अफसर आएंगे कम से कम, अदरवाइज ब्रांच मैनेजर को भेज देंगे, आओ जाओ जाओ के मीटिंग कराओ, तो डिसीजन नहीं होगा। और उनकी उपस्थिति में कुछ ब्रांच मैनेजर्स को हम लोगों ने सर्टिफिकेट जारी किए कि हाँ साहब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि सारे बैंकों में आपस में कंपटीशन हो गया, तो भाई अच्छा काम करने से इसकी हमारी करेक्टर रोल की एंट्री भी हो जाएगी, ये सारी व्यवस्था हो जा रही है, अच्छा हो जा रहा है, 10 आदमी के बीच में प्रशंसा हो रहा है, तो एक उत्साह बढ़ा लोगों को। जो ब्रांच मैनेजर भी, सैंक्शन तो ब्रांच मैनेजर लेवल पे ही होना है, तो एक व्यवस्था ये चली इसमें। अब उसमें क्या था कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो हम लोग उस समय टौरी साहब 88-89 में कहते थे कि अनाज गेहूं सीधे बाजार में बिकने न जाए, दलहन बाजार में बिकने न जाए, उसी को भारत सरकार ने किया क्या कि भाई आप हार्वेस्ट होने के बाद उसका वैल्यू एडिशन करके बाजार में जाइए अपने ब्रांड से। तो अब अपने ब्रांड, सबको अपने ब्रांड की हैसियत नहीं है भाई। एक मान लिया किसान है, उसकी एवरेज लैंड होल्डिंग हमारी 90% किसान हमारे स्मॉल मार्जिनल फार्मर कैटेगरी में है, तो ऐसे में वो कहाँ अपने प्रोसेसिंग प्लांट लगाएगा। अब वहां से आया एफपीओ की अवधारणा के कि भाई कलेक्टिव रूप से हम काम करें। अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में दो तरीके का डिमार्केशन हुआ। एक तो ये हुआ कि खेत से
बाजार तक या कंज्यूमर तक जाने के बीच में जो जो स्टेप आपको समझ में आ रहा है उसको आप पूरा कर सकते हैं। भारत सरकार ने कहा कि इसकी अपर कैप हम स्कीम की 2 करोड़ रुपए रखते हैं। 10% मार्जिन मनी लगेगा, 90% बैंक से लोन हो जाएगा, लोन की गारंटी ले लेंगे। उसमें एक पैरा उन्होंने कहा कि सिविल स्कोर 670 से ऊपर हो। तो 670 से ऊपर हो तो बेसिक पैरामीटर इसके लिए भी हम लोगों ने एडवोकेसी करी कि भाई किसान का कभी कभी कोई एक डिफॉल्ट हो गया, क्रेडिट उसमें क्या कहते हैं केसीसी का, तो क्रेडिट स्कोर उसका गड़बड़ा जाता। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? तो ऐसे केस में व्यवस्था सरकार बैंकों ने दिया कि साहब इसमें अपर लेवल से अनुमोदन लेके ब्रांच मैनेजर समझ रहा है कि ये वायबल है और उद्यमी सही है, तो अपर लेवल से अनुमोदन लेके उसको एग्जाम करके अलाउ कर सकता है। ये व्यवस्था मैंने जहां कठिन दौर आया हम लोगों ने मदद करने का प्रयास किया। तो एक तो ये व्यवस्था ही हुई कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, अब उसी में क्या हुआ कि दो तरीके का कैटेगरी, एक तो एफपीओ की बात आई। अब गांव में समस्या ये आ रही थी, एफपीओ तो बन गए थे तो चला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में ही लड़ रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट से ग्रांट का पैसा मिला उसको, अब वो ग्रांट का पैसा जैसे होता है नहीं, कहा जाता है कि सरकार ने कहा कि एक एफपीओ के बराबर एक बनाने के लिए सीबीबीओ बनेगा, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इस चीज को हम लोगों को गौर करना होगा कि क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर वे लोग बन गए जो बड़ी बड़ी एनजीओ थी, क्योंकि उन्होंने, भारत सरकार ने कहा इसमें 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो, उन्होंने बाहर से एक्सपर्ट हायर कर लिए। एफपीओ की अवधारणा तमाम को मालूम ही नहीं है, उन्होंने सीबीबीओ बन गए। अब उन्होंने छोटे छोटे उस तरीके का, जिसे कहा था बड़ा ठेकेदार छोटे ठेकेदार को तलाश लिया, तो एक यहां से डाइल्यूशन चालू। तो जो हमने कहा ना कि मशरूमिंग हो गई एफपीओ की ढेर सारी, ये जाने बगैर कि हमें करना क्या है, एक स्टेज ये आई। ये इस जो सफर कर रहे हैं एफपीओ इस वजह से सफर कर रहे हैं कि उनको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं, ट्रेनिंग ही नहीं दी। अब उसमें सारा फोकस हो गया कि 5-5 लाख रुपए 5 साल तक सीबीबीओ को मिलेगा और 6-6 लाख रुपए 3 साल एफपीओ को मिलेगा। उसके एक एक चीज डिफाइंड है किस मद में कहा मिलेगा। अब वो डिफाइन है, उसके सारे एक एक चीजों को बिल वाउचर आपको सबमिट करना पड़ेगा, तब आपका रिम्बर्समेंट। तो प्रक्रिया और लंबी, उसमें नहीं जाएंगे हम। बट जो हर्डिल आई कि भाई उद्देश्यहीन हमारे एफपीओ हो गए, उनके पास अपना कोई बिजनेस प्लान नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कल एक सवाल किया गया था कि हमारे तमाम एफपीओ हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारे साथी सुन रहे होंगे इस चीज को, उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि संयोग से 2025-26 की जगह पे, 24-25 की जगह पे 25-26 तक के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई है और 3 महीने 4 महीने में ही आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। सीधे आप कोई संवाद करना हो, मेरा नंबर हमने कल अपने उसमें डाल दिया था। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में हमने लखनऊ बैठे हुए नॉर्थ ईस्ट के एफपीओ को मदद करी, गौर करिएगा, लखनऊ बैठे हुए मध्य प्रदेश की एफपीओ की मदद करी, लखनऊ बैठे हुए राजस्थान के एफपीओ या एंटरप्रेन्योर की मदद करी। उसमें एफपीओ के साथ साथ इंडिविजुअल को भी क्षमता दी गई, एक आदमी को 2 करोड़ रुपए तक का, और एक आदमी 25 लोकेशन पे, अलग अलग लोकेशन पे 25 इकाइयां लगा सकता है, लेकिन गारंटी उसको 2 करोड़ रुपए की सीजीटीएससी कवर सकती है। ब्याज की छूट सब पे मिलेगी, 3% ब्याज की छूट सब पे मिलेगी। दूसरा एक चीज और हम लोगों ने प्रयोग किया, उसमें भारत सरकार ने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की या दोनों सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ भी इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे हमारी एमआईडीएच की योजना हमारी एक चल रही है, मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब इसे मान लिया आपने कोई एक हॉर्टिकल्चर की कोई एक्टिविटी करी, प्रोसेसिंग प्लांट लगाया आपने, अब उसमें आपको स्टोरेज स्टैब्लिश करना है। तो स्टोरेज स्टैब्लिश करना है तो एआईएफ में आपकी फंडिंग हो गई और एमआईडीएच का लाभ मिल गया। पॉली हाउसेज की बात हो रही, जैसे जयपुर के पास में एक मिनी इजराइल एक कहा जाता है, एक एरिया है जो मिनी इजराइल की तरह है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे 2000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस, जिसमें हम सब्जियां जो हाईटेक कंडीशन में कल्टीवेट कर सकते हैं, उसकी लागत करीब 25 लाख रुपया। अब 25 लाख रुपए में 50% 40% तक की छूट है, कैपिटल सब्सिडी है उसमें 10 लाख रुपए तक की। उसको लोन लेने के लिए 2.5 लाख रुपए आपको अपना मार्जिन लगेगा, बाकी बैंक से लोन हो जाएगा। लोन पे यूपी में 3% भारत सरकार की छूट मिलेगी, 3% राज्य सरकार की छूट, और उसी एआईएफ के पोर्टल से ही एमआईडीएच के पोर्टल पे आप चले जाएंगे। तो एक व्यवस्था की हम जो प्रोफेशनल आपका प्रोजेक्ट बना रहा हो,
वो इस बात के लिए ताकीद कर ले, उसी पोर्टल पे ही लिखा हुआ है एआईएफ के पोर्टल पे, कि इन इन योजनाओं का लाभ जोड़ सकते हैं। जैसे एमआईडीएच का लाभ जोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम का लाभ जोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का लाभ जोड़ सकते हैं, एमएनआरई की परियोजनाओं का, जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भारत सरकार की, उसकी परियोजनाओं का लाभ जोड़ सकते हैं। कुल 7-8 परियोजनाओं का उस पर दिया। तो हमारा ये कहना है कि जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका हायर करें, जो भी एफपीओ, वो इस बात के लिए रहे कि एआई अप्रोच से जाने से 2 लाभ होंगे। एक तो ब्याज का मैक्सिमम 9% का कैप हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सामान्य लोन लेने जाएंगे तो बैंक 10.5-11% से कम में नहीं देगा। बट इसमें क्या है कि जैसे मान लिया आज हमने अप्लाई किया, और सबसे अच्छी बात है ये फेसलेस स्कीम है। आप अनजान तरीके से गांव के किसी कॉमन सर्विस सेंटर से, सीएससी से आपने अप्लाई किया, पोर्टल पे अप्लाई किया, 11 बजे तक आपने अप्लाई कर दिया, तो शाम को 5 बजे के आसपास तक ये कागज दुरुस्त है तो आपको सैंक्शन होकर बैंक में आपकी खबर चली जाएगी, भाई फला प्रपोजल बैंक को फॉरवर्ड हो गया। 48 घंटे में बैंक के उस ब्रांच के पोर्टल पे वो दिखने लगेगा, ईमेल में दिखने लगेगा, भाई हमारा पास प्रस्ताव आ गया। इतना बढ़िया सर्विस है। और यदि आपके पास, यदि उसमें कोई इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट रहेगा, तो आपको शाम को 5 बजे आ जाएगा कि भाई ये कागज और पूरा कर लीजिए। तो ये इतनी बढ़िया व्यवस्था है। एआईएफ के रूट से जाएंगे हम, तो हर एफपीओ से कहते हैं, एफपीओ से जैसे हमने शुरू में कहा, एक शब्द कहा कि एफपीओ में जब पैसा सरकारी आया तो आपस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में झगड़े होने लगे, भाई हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। तो समस्या इस बात की है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पैसा इस बात के लिए मिलता है कि ऑफिस का खर्चा मेंटेन करना है, अकाउंटेंट का खर्चा देना है, सीईओ का खर्चा देना है, बिजली का बिल देना है। ये सारे खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार 6 लाख रुपए देती, आपको अपने पॉकेट मनी के लिए नहीं देती। ये ट्रेनिंग नहीं हो रही है। इस ट्रेनिंग को हम, जो हमारी बात सुन रहे होंगे एफपीओ से जुड़े साथी हमारे, उसको पूरा करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये भी प्रयास किया कि भाई ऐसा है, कलेक्टिव ओनरशिप एफपीओ में लेना पड़ेगा। जब एफपीओ को कोई लोन होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक कलेक्टिव हाइपो करता है, ओनरशिप लेता है, अपना डॉक्यूमेंटेशन करते समय एक नोट लिख के देता है कि यदि एफपीओ का पैसा वापस नहीं होगा तो इसकी गारंटी हम लेते हैं, पर्सनल गारंटी जिसको कहते हैं। ये समस्या गांव में है कि भाई कहा जाता है कि बाप बेटे गारंटी लेने में अचकचा रहा है, आज की तारीख में समय ऐसा आ गया है, तो पूरे गांव भर की गारंटी कौन ले लेगा भाई आपकी, क्योंकि उसमें तो 300 किसान है या 500 किसान है आपके। तो ऐसी परिस्थिति में एक रास्ता हम लोगों ने निकाला एग्रीप्रेन्योरशिप का, कृषक उद्यमिता का। और हम ये बड़ा ये सब प्रसन्नता से ये शब्द कहते हैं कि कृषक उद्यमिता जब टर्म इस्तेमाल करते थे हम लोग तो हमारी हंसी उड़ाई जाती। अब कृषक उद्यमिता पे अलग अलग चैप्टर लिखे जा रहे हैं, भाई हमारा किसान उद्यमी बनेगा तभी वो समृद्ध होगा। तो कृषक उद्यमी का एक सीमा बनाई हम लोगों ने 50 लाख रुपए तक का। जैसे मान लिया आप 2 करोड़ रुपए का कलेक्टिव ओनरशिप नहीं ले रहे हो, तो भाई 50-50 लाख की 4 या 5 की ओनरशिप अलग अलग ले लो, इंडिविजुअल। एक कलेक्टिव यूनिट लगा लो आप लोग, एक आटा की यूनिट लगा ले, एक तेल की यूनिट लगा, एक मसाले की यूनिट लगा ले, ऐसे और कॉमन ब्रांड से उसकी मार्केटिंग करो। तो प्रोड्यूस बाई XYZ एंड मार्केटेड बाई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी फलाना फलाना। अब इसका एग्जाम्पल कहां से आया, गौर करिएगा। आप आशीर्वाद या किसी ब्रांडेड आटा की कंपनी का बोरी देखिए, आप उसमें देखेंगे, आप उसमें एक बोरी के ऊपर कम से कम 8-10 FSSAI नंबर। तो ये आइडिया वहां से आया जब पलट के हमने देखा, रद्दी में बोरी पड़ी थी, देखा मैंने कि इसमें यार एक एक यूनिट की इतने FSSAI नंबर क्या। फिर पता किया तो पता चला कि जो कंपनी है बड़ी बड़ी है ब्रांड वाले, वो आटे की मिल किराए पे ले लेते हैं, अपना आदमी बैठा देते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, कन्वर्जन कास्ट मिल वाले को देते हैं। अब ऐसे भी तमाम मिल वाले हैं कि साहब ठीक है, हमें कुछ मिल रहा है, नियमित रूप से हमारा कारोबार चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बड़े ब्रांड के साथ हमारा टाई है। तो ये प्रयास हमने अपने एफपीओ के लिए भी किया, और ये प्रयास कुछ हद तक सफल भी हुआ हमारा। जहां कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो बाजार में ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, अच्छा कर रहे हैं। एक पार्ट तो ये हो जाएगा कि एआईएफ का लाभ हम लोग तत्काल शुरू कर दें। दूसरा, तीसरा एक चीज हम इसमें जो सहकारिता की बात हो रही है, अब जैसे उदाहरण के तौर पे हमने जैसे प्लान किया था शुरू में कि सब एफपीओ में एक एक ब्लॉक में औसतन 40 से लेकर 70 गांव पंचायतें होती हैं। तो 40 से 70 ग्राम पंचायतें मान लिया 5 से भाग दें तो 14 गांव या 13 गांव 12 गांव ऐसे होंगे, एवरेज 10 गांव का एक कलेक्टिव हम प्लान कर लें कि भाई हम जहां बनाएंगे एफपीओ, उस गांव के किसान मेंबर होंगे, बगल के गांव के होंगे, बगल के गांव के होंगे, ये प्लान कर ले, अनुशासन स्टैब्लिश कर ले कि भाई इस व्यवस्था के तहत हम चलेंगे।
तो सच में यदि इस मॉडल, जैसे सह्याद्री की बात होती है, एक एफपीओ है महाराष्ट्र की, उसमें हजारों 20,000 से ऊपर किसान उसके शेयर होल्डर, और बहुत बड़ा कारोबार है उनका, हजारों करोड़ में टर्नओवर है। तो सुनने में अच्छा लगता है, कहने में अच्छा लगता है, क्या हम वैसा कर सकते हैं, लेकिन एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और पता चला कि हमने गांव अपना लिया और बगल का ब्लॉक के दूसरे किसान को हमने मेंबर बना लिया उसमें, अब वो दिक्कत होने लगती प्रबंधन में। तो हम अपने हिसाब से कहा जाता है कि प्लानिंग इस हिसाब से नहीं, बल्कि हम कुछ कानून के दायरे में रहते हुए उसकी प्लानिंग करें, और शुरुआत हम एआईएफ से करें, क्योंकि एआईएफ में हमें लग रहा है कि किसान के खेत पे पैदा होने वाली हर चीज की व्यवस्था उसमें दी गई है। इसके अलावा दूसरा तीसरा एक चीज और हम ये कहना चाहेंगे, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट से, अब आज बड़ा अच्छा लगा मेरे को, आज एग्री टूरिज्म का एक विज्ञापन निकला होगा, आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा। तो एग्री टूरिज्म पे बात हो रही है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसानों ने हाईवे पे ऑलरेडी ढाबा बना रखा है, मिलेट स्टोर तमाम जगह स्टेब्लिश हुए और अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हाईवे पे आपके पास जगह हो तो एग्री टूरिज्म के रूप में, जैसे मान लिया अपने उत्पाद पैदा किया, वहीं का वहीं बिक्री का आउटलेट भी खोल दिया, एक मैकेनिज्म ये भी हो सकता है। सरकार ने अभी अभी 30% तक कैपिटल सब्सिडी उसमें ऐड करी है। तो अब इसमें क्या है कि एआईएफ रूट से जाइए और एआईएफ का लिंकेज उसमें स्टैब्लिश कर लीजिए। रूट एआईएफ का रहेगा, उसमें ये फायदा हो जाएगा कि आपकी सैंक्शन आसानी से हो जाए, क्योंकि एआईएफ परियोजना में भारत सरकार ने इतनी बढ़िया व्यवस्था करी कि हर बैंक में उसके एचओ लेवल पे एक जीएम स्तर का अधिकारी उसकी डे टू डे मॉनिटरिंग करता है। तो एक फायदा ये हो जाएगा, इसको, इस बात को बिल्कुल सलीके से ले लिया जाए। दूसरा तीसरा इसमें एक संदर्भ, चौथा एक संदर्भ, हम कन्वर्जेंस की बात करेंगे। हम लोगों ने यूपी रीजन में गंगा बेसिन वृक्ष माला परियोजना स्टेब्लिश किया। तो यूपी रीजन में उसमें व्यवस्था ये है कि लेमन ग्रास, खस, पामारोजा, सहजन और बांस, ये 5 ऐसी क्रॉप है जिनको उसमें अनुमोदित किया गया। तो इस योजना के तहत इसमें यदि आप चाहें तो आप इस व्यवस्था को आप फॉर्मली उसमें एड ऑन कर सकते हैं। जैसे हम इस व्यवस्था की बात करें कि आप अपने गांव के प्रधान को टाई अप करें, टाई अप करके कार्य योजना बनाएं। कार्य योजना यदि 5 लाख से नीचे की है तो आपको बीडीओ लेवल पे ही सैंक्शन हो जाएगा, यदि ऊपर होगी तो सीडीओ लेवल पे सैंक्शन होगा। निर्देश जिलों में जा चुके हैं, मार्केट उसकी वेल स्टैब्लिश्ड है, उसका कोई संकट नहीं। अब रही बात, जैसे मान लिया हम एग्जाम्पल कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं लेमन ग्रास का रेट आज 1,000 रुपए है, 1,050 रुपए का है, 1,400 रुपए था। हम ये कहते हैं कि लेमन ग्रास का तेल ये 900 रुपए किलो भी बिकेगा, तब भी किसान का सामान्य फसल से ज्यादा रिटर्न आएगा, क्योंकि एक बार लगाने के बाद 5 साल तक फसल चलती है, हर 3 महीने में कटती है। ओला का, सूखा का, गीला का, बाढ़ लगने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाढ़ आएगी, 15 दिन से ज्यादा पानी टिका रहेगा, फसल खत्म हो जाएगी, फिर जब बाढ़ का पानी उतरेगा फिर खड़ा। बेटीवर है, बली हुई जमीन है, नदी किनारा है, जैसे मान लिया कानपुर का कटरी वाला इलाका, उन्नाव का कानपुर का कटरी वाला इलाका है, गंगा किनारे का, उसमें एक फसल किसान ले पाता है, आप लगा लीजिए उसको। आपको सामान्य फसल जो एक फसल ले पाते खकड़ी खीरा, उससे ज्यादा रिटर्न उसमें आएगा। और इसके अलावा फाइटो रेमेडिएशन में मदद भी करेगा, पानी, गंदे पानी की साफ सफाई में भी मदद करेगा। बांस लगाइए, उसमें 2 से 2.5 लाख रुपए सालाना, तीसरे साल के बाद रिटर्न स्टैब्लिश्ड है। अब तो समर्थ मिशन चल रहा है एनटीपीसी का, इसमें काफी, उसमें जो उससे रिलेटेड बायोचार के प्लांट लगा लीजिए। बायोचार का प्लांट स्टील कंपनी वाले, जैसे जेएसडब्ल्यू वाले हैं, जिंदल स्टील वाले, वो 18 रुपए, 18.5 रुपए किलो तक ले रहे हैं बेम्बो का बायोचार। तो हमारा ये कहना है कि मार्केट इज स्टैब्लिश, प्लान आपको करना है, स्कीम ढेर सारी है। ये बताने को कुछ बेसिक चीजें थी मेरे को कि कहाँ से शुरू करें, कहने का तो एंडलेस ढेर सारा डिस्कशन हो सकता है। बट 17 विभाग हैं, मैं ये कहना चाहूंगा 17 में अभी 2-3 का संदर्भ मैंने दिया, जैसे हॉर्टिकल्चर वाली बात करी, एग्रीकल्चर वाली बात करी, कोऑपरेटिव की बात करी मैंने। अब कोऑपरेटिव में ये प्लान कर लें कि यदि, जैसे हमने गौर किया कि एक गांव पंचायत में करीब 250 से 300 एकड़ का रकबा होता है। तो 250 से 300 एकड़ का रकबा होता है, उस 250 से 300 एकड़ रकबे की आप कंपोजिट प्लानिंग कर लीजिए कि रबी की क्रॉप में हम इतने में गेहूं लगाएंगे, इतने में दलहन लगाएंगे, इतना जो हमारा सिंचाई का साधन का अभाव है, या छोटा जानवरों का संकट है, या तमाम और हर्डिल्स है, बंदरों का प्रकोप है, भाई तमाम मंकीज हैं, भाई अपने इलाके में आप गौर करिए बगीचे कटते जा रहे हैं, तो बंदर कहाँ जाएंगे, तो हमारी फसल खा जाते हैं। तो ऐसे इलाके में ऐसी क्रॉप लगाएं जिसमें उसका भी कोई फर्क ना पड़े।
भाई उसके बचत हो जाए। भाई किसान कहाँ करेगा भाई, अब सब कुछ लुटा देगा तो उसका क्या करेगा। तो ऐसी क्रॉप ले जो एडवर्स कंडीशन में भी सरवाइव करे। तो 250 एकड़ की प्लानिंग इस हिसाब से कंपोजिट रूप से कर दे। और हम ये चाहेंगे कि हर एफपीओ अपने यहाँ प्रोसेसिंग प्लांट लगाने पे जरूर विचार करे। निश्चित रूप से इसमें उसकी ग्रोथ होगी, क्योंकि खेती बाड़ी क्या जा। दूसरा तीसरा इसमें जैसे एक संदर्भ आता है, तमाम लोगों ने अपनी जमीन मिट्टी काट दी, ईंट भट्ठे वालों ने भाई मजबूरी में मिट्टी बेच दी। तो हमने लखनऊ में ही एक गांव को अडॉप्ट किया था, वहां मैंने फिशरीज के पानी खुलवा डाले। अब गौर करिए, ट्रक में मिट्टी ढो के आगे की व्यवस्था में कहीं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन या जहां भी ईंट भट्ठे में चली गई। अब लो लाइन एरिया, उसमें किसान खेती नहीं कर पा रहा है, तो हमने मछली के थोड़ा सा और लो लाइन करके मछली पॉन्ड बनवा दिया। सरकार की इसकी मत्स्य संपदा योजना है। तो हमारा ये कहना है कि हम जब किसान अपनी मछली तालाब मछली पालन की बात करेगा, अपने डेयरी की बात करेगा, अपने खेती की बात करेगा, अपने उद्यानिकी की बात करेगा, तो उसकी ग्रोथ होगी। दूसरा, अब फाइनली एक और कहना चाहेंगे, लाइव स्टॉक में गरीब की गाय कहा जाता है बकरी को। अब इसे बुंदेलखंड में हमारा एक क्लस्टर है, उसने बांदा में है वो लड़का, उसको सीआईआरजी का सैटेलाइट सेंटर ट्रेनिंग का बना दिया। इतना डेडिकेटेड तरीके से काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा। तो अब उसमें अब गौर करिए, इसमें बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है, और बकरी का चीज दुनिया में सबसे महंगा चीज के रूप में बेचा जाता है। तो क्या हम इस पे विचार कर सकते हैं कि कलेक्टिव रूप से गोट फार्मिंग का मैकेनिज्म स्टेब्लिश हो जाए। स्कीम है सरकार की, बट ये है कि हम छोटे छोटे मिल के बड़ा करने पे हम भरोसा करते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, क्योंकि बचपन से एक सुनते आए कि छोटा ताजिया मजे का दम। तो छोटा ताजिया बनाओ, अंत तक ले जाओ, और सबसे अंत में ले जाके दफनाओ उसे। तो बस इतनी सी बात आज कहनी थी मेरे को। अब किसी का कोई सवाल होगा स्पेसिफिक, तो हम निश्चित रूप से उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। जी, अपनी बात मैंने रख लिया। धन्यवाद श्री ओझा जी। जी साहब। आपने जो जानकारी दी है वो उससे सभी जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनको बहुत ही लाभ होगा। और जिस प्रोग्राम को लेकर आदरणीय कमल टावरी जी चल रहे हैं, तो वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। और साथ ही साथ हमारा जो लक्ष्य है कि ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम के माध्यम से जो हमारी नेतृत्वशाला और लीडरशिप जो है वो डेवलप हो, तो उसमें भी मदद मिलेगी। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, यहाँ से मैं शुरुआत करूंगा। इसमें कई सारे जी ऐसे भी लोग हैं जो एफपीओ के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, या फिर उन्होंने जी सुना जी तो है लेकिन ज़्यादा उनका पता नहीं है। और एफपीओ और कोऑपरेटिव में क्या फ़र्क है ये भी वो समझ नहीं पाए, या जानते नहीं है, या कम जानकारी है। तो जी पहला इस बेसिक सा प्रश्न है कि जैसे मान लिया कि एक ब्लॉक के 5 युवा मिलकर एक एफपीओ खोलना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस होगा, कैसे वो चाहेंगे। हमने 5 लीडर जी तैयार जी कर लिए किसी ब्लॉक में, जी जी और वो एक एफपीओ जी खोलने के लिए उनको अप्लाई करना है, तो वो क्रमवार क्या प्रोसेस होगा, उसके बारे में कृपया जी बताएं। जी। अब इसमें जैसे एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसका एब्रिविएशन होगा। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का अप्रोप्रिएट एक्ट में पंजीयन होते ही वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हो जाएगा या फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगा। ठीक है। जी कंपनी एक्ट 2013 में एक परिवर्तन किया गया, जिसमें एक पैरा सी जोड़ा गया। पहले उसके 2013 के पहले किसान को उत्पादक नहीं माना जाता था, किसान को किसान माना जाता था। पहली बार वर्ष 2013 में कंपनी एक्ट पे अमेंडमेंट आया, और उसमें आर्टिकल 465 में पैरा सी जोड़ा गया। और उसमें यह कहा गया कि साहब इसमें ये एक फॉर्मल व्यवस्था की जाती है, किसान भी उत्पादक है, वो कंपनी बना सकता है। ठीक है। अब कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है, सरकार ने जो व्यवस्था कर रखी हुई है, उसमें कम से कम 10 आदमी, जैसे होता है ना प्राइवेट लिमिटेड में 2 आदमी चाहिए। ठीक है। कम से कम 2 डायरेक्टर रहेंगे तब प्राइवेट लिमिटेड का पंजीयन होगा। उसी तरीके से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में जब कंपनी एक्ट 2013 में पंजीयन कराएंगे तो उसमें 10 आदमी चाहिए। अब वो 10 किसान होने चाहिए। किसान का मतलब उसके पास अपनी खुद की खतौनी हो। ओके। फिर उसके बाद उसका आधार हो, पैन हो, बैंक अकाउंट हो। फिर उसकी एक फोटो लगेगी। फिर उसके बाद एक कॉमन प्लेस जहां एड्रेस देंगे, उसका एक वीडियो का, उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, जो कॉमन एड्रेस होगा जहां पे आप यूनिट लगाने, माने जो रजिस्टर्ड एड्रेस डालेंगे।
तो ये बेसिक कागजात कुछ 4-5 चीजें, एक तो हो गया आपका आधार, दूसरा पैन, बैंक अकाउंट का डिटेल, एक फोटो, ठीक है ना, और उसके जी बाद जी अपनी खतौनी। इतनी चीजें आवश्यक है हर उस 10 आदमी के पास, नंबर एक। अब खतौनी का मतलब ये नहीं कि वो 10 एकड़ वाला किसान हो, एक बिस्वा का भी खतौनी होगी तो किसान माना जाएगा। ये व्यवस्था है उस एक्ट में दी गई है, ठीक है। जी एक तो ये एक्ट में हो गया कि कंपनी एक्ट में जाना है तो 10 आदमी मिलके, 5 नहीं बल्कि 10 आदमी मिलके, 10 में 5 प्रमोटर डायरेक्टर होंगे और 5 शेयर होल्डर होंगे, ये 10 मिलके एफपीओ बनाएंगे, नंबर एक। कंपनी एक्ट में जाने के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट में उसमें एक कंडीशन होती है, एक संविधान बनाता है, सबकी फोटो प्रमाणित करता है, ठीक है ना, वो उसको सर्टिफिकेट सर्टिफाई करता है कि जो ये बायलाज है एज पर कंपनी एक्ट रूल्स बना है, ओके। कंपनी एक्ट की व्यवस्था है। कोऑपरेटिव एक्ट में वही काम 30 किसान मिलकर करते हैं, 30। जैसे हमारा यूपी कोऑपरेटिव एक्ट 1965 है। भारत सरकार में कंपनी एक्ट 1956 एज अमेंडेड ऑन 2013। उसमें कंपनी एक्ट में एफपीओ का पंजीकरण होगा। यदि कंपनी एक्ट में तो उसका नाम रखा जाएगा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, श्री राम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, यदि आपने श्री राम जी प्रीफिक्स कर दिया उसमें, ओके। जी जी इसी तरीके से जब कोऑपरेटिव की बात आएगी तो हमारा यूपी में कोऑपरेटिव एक्ट 1965 का, मध्य प्रदेश का कोई और ईयर होगा, गुजरात का कोई और ईयर होगा। तो उसमें 1965 एज अमेंडेड, जैसे उसमें 2 अमेंडमेंट बाद में हुए, तो उसमें लिख दिया जाए एज अमेंडेड ऑन इतना इतना, ब्रैकेट में लिख दिया जाता है जब सर्टिफिकेट मिलता है। उसमें 30 जी किसान चाहिए। उस 30 में भी वो सारे कागजात जो हमने कहा ये सारे चाहिए। अब इसमें क्या है, कोऑपरेटिव एक्ट में हमने, चूंकि कोऑपरेटिव कहा जाता है ना गरीबों का संगठन, तो इसमें सीए होने की बाध्यता नहीं रखी हम लोग। क्योंकि ये जिम्मा मिला हमको स्टेट में, इसको इनिशिएटिव लेने का मौका मिला, तो भाई हम रास्ता ऐसा खोल दिए कि भाई जो जानकार हो, क्रिएटिव हो, करना चाहे तो उसको करने का रास्ता मिल जाए। तो उसमें उसमें क्या है कि एक कॉमन संविधान बना। कॉमन संविधान हमने आज सर को, टावरी सर को मैंने भेज भी दिया था, दैट इज अप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री। तो उस कॉमन संविधान में एक व्यवस्था बनी, उसमें अच्छा लगा कि जो कंपनी एक्ट में पंजीकृत एफपीओ थी उनको भी सहकारिता का लाभ मिल सके, उसके लिए पूरा पैरा लिखा, पैरा नंबर 70, उसमें 8-9 सब पैरा हैं, उस सबको भारत सरकार ने एज सच मान लिया। ये भी कलम की ताकत है, और यदि क्रिएटिविटी आप में रहे तो अधिकारी माने उसकी कलम की ताकत होनी चाहिए। क्रिएटिविटी समाज के वेलफेयर की बात थी, हमने लिखा, भारत सरकार ने मान लिया, राज्य सरकार ने भेज दिया, भारत सरकार ने मान लिया। तो अब ऐसी परिस्थिति में कंपनी एक्ट में जो पंजीकृत पहले की एफपीओ है उनको भी सहकारिता का लाभ मिल जाएगा, उससे एक रास्ता मिल गया। अब इसमें चूंकि सहकारिता मंत्रालय बाद में बना, हमारी एफपीओ पॉलिसी भारत सरकार की पहले, कंपनी एक्ट पहले स्टैब्लिश हो चुका था 2013 में, तो ये व्यवस्था दे दी गई कि रास्ता जोड़ने का मिल गया। अभी तक क्या होता था कि भाई वो ये दोनों अलग अलग रास्ते नहीं, अब एक रास्ता जो पुराने हैं उनको भी लाभ मिलेगा। अब नई की बात आई, उसमें कॉमन से, उसमें क्या होता है कि उसमें आप जो 30 लोग हैं, 30 के इंडिविजुअल डाटा एक जगह अलग अलग पीडीएफ बना के रख लेंगे, क्योंकि वो जब पोर्टल खोलते हैं तो एक स्टैंडर्ड टाइम के लिए ही ओपन रहता है, फिर अपने आप टाइम बार्ड हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर खोलना पड़ता है। तो जी उसमें क्या है कि 30 के डाटा आपने संभाल के पीडीएफ बना के रख लिया। अब जैसे आपने रखा श्री राम फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम से बायलाज बनाया, पीडीएफ बना दिया, 30 लोगों के डाटा डाला, उसमें लिखा गया प्रपोजर कौन रहेगा, तो जो फर्स्ट पर्सन होगा प्रपोजर हो गया, मान लिया श्री राम उसके प्रपोजर हो गए, उनके पर्सनल एंटिटी सब स्टैब्लिश हो गई, उसमें उनके सारा रिकॉर्ड डाल दिया, अपलोड हो गया। फिर आगे का दूसरा कौन है उसका दूसरे का डाल दिया, घनश्याम है, फिर XYZ है, सलीम है, जो भी होगा, एक एक करके 30 का डाटा उसमें डाल दिया। जब वो अपलोड हो जाएगा तो उधर से मैसेज आएगा कि नाउ यू सबमिट द बाइलाज। बाइलाज जब सबमिट करेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि सारे डाटा इतने कंप्रेस मोड में रहेगा कि इतने से ज्यादा एमबी का नहीं होना चाहिए, यदि उससे ज्यादा एमबी का होगा तो फिर पूरी प्रक्रिया नए से करनी पड़ेगी। तो पहले ही टेस्ट कर लें कि भाई एक ही सिंगल गो में हम अपना काम पूरा कर लें। तो आपने अपलोड किया, थोड़ी देर बाद आपको मैसेज आएगा कि भाई आप इतना पैसा
तो उसमें फीस जमा होती है करीब 2200-2300 रुपए के आसपास, जो स्टैंडर्ड संविधान है। कभी 23-24 कंप्रेस करने में थोड़ा स्पेस ज्यादा हो गया, कम हुआ, तो उस हिसाब से मैंने 2200-2300 से लेके और 2400-2500 के बीच में फीस वो मांगता है सिस्टम। ऑनलाइन आप जमा कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप सबमिट हो गया, सबमिशन के बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा, 15 दिन बाद वो डॉक्यूमेंट आपके संबंधित डिवीजन को चला जाएगा। जैसे मान लिया प्रयागराज का डिवीजन है, प्रयागराज डिवीजन के ज्वाइंट कमिश्नर को चला जाएगा मुख्यालय से। वो आपके जिले में जो डिप्टी असिस्टेंट रजिस्ट्रार है उसको ऑनलाइन पोर्टल पे चला दिखने लगेगा। वो आपको मैसेज करेगा कि भाई हम एक फला तारीख को मीटिंग बुलाएंगे आपके 300 लोगों। अब वहां पे उनका फील्ड लेवल कर्मचारी 300 लोगों की फोटो प्रमाणित करता है, हाँ भाई ये राम है, ये घनश्याम है, ये सलीम है, ये फलाना है, 300 को प्रमाणित करता है। फिर वो संविधान को पढ़ के सुनाया जाता है, सभी 300 के दस्तखत होते हैं। फिर वो अपलोड होता है, वो अपलोड करता है अपने पोर्टल से, अपने अपने लॉगिन आईडी से, एआर का जो कर्मचारी है। तो आपको माने 1 महीने के अंदर प्रक्रिया होती है पंजीयन की पूरी, ऑन एन एवरेज। वैसे तो 90 डेज का टाइम सरकार ने दे रखा है, बट महीने भर में पूरा हो जाता है। कंपनी एक्ट में क्या है कि आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट सबमिट किया तो कभी कभी 48 से 72 घंटे में ही आपका पहले तो आएगा नाम, अप्रूवल आएगा, अप्रूवल के बाद आपने सबमिट किया, सबमिशन हो गया। पहले आप 4 नाम देंगे, 4 नाम में XYZ ABC जो भी होगा उनमें से कोई एक नाम अप्रूव होगा, उसके नाम से फिर संविधान बनेगा। जब आपका सीए अपलोड करेगा तो सम टाइम 24 से 48 घंटे में ही सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। कभी कभी 8-8 10-10 दिन लग जाता है, पोर्टल काम नहीं कर रहा है तो ये प्रक्रिया है पंजीयन की। ये इतनी सी बात है इसमें। और कोई किसी तरीके का क्वेरी हो, अच्छा जो ऑर्गेनाइजेशन शब्द है ना, जिसे कहा जाता था कभी जमाने में घी, जो वनस्पत घी को सबको डालडा कहते, एक कॉमन सा जी ब्रांड था, उसी तरीके जी से FPO माने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ब्रॉडर टर्म। यदि जी कंपनी एक्ट में पंजीकृत होगा तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कहा जाएगा, कोऑपरेटिव एक्ट में होगा तो फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा एक चीज और डिफरेंस भूल न जाए हम, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में हर 3 महीने में आपको कंप्लायंस ROC को देना पड़ेगा, सीए के पास अपने कोई डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। आपको हर साल KYC कराना पड़ेगा आपके डायरेक्टर्स की, वो बाध्यता है। कोऑपरेटिव एक्ट में वो झंझट नहीं, 3 साल में एक बार चुनाव होगा, चुनाव की कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। वो लीगल प्रोसीडिंग में DM उसका चुनाव अधिकारी होता है जिले का, वो एम्पावर करता है AR को, AR अपने कर्मचारी को भेज के आपकी कमेटी का चुनाव करता है। तो मोर ट्रांसपेरेंट तरीके से कोऑपरेटिव वाला अच्छा है, हम तो यही कहेंगे। और कोऑपरेटिव मोड में ही चला जाए, कम खर्चे में बढ़िया काम। कहा जाता ना छोटा ताजिया मजे का दम, शुरू में कहा ना, कम खर्चे में ढेर सारा काम, सुविधाएं सारी वही मिलेंगी जी आपको। और एक और चीज बता दें, कोऑपरेटिव बैंक में भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय बनाया तो 3 अलग अलग कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट बना दिया हो, जिसमें हमारे भारत सरकार के जितने कार्य, जैसे इफको है, क्रिप्को है, नेफेड है, NCDC है, अमूल है, ये मेजर जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अलग अलग क्लस्टर में बांट के 3, एक नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और एक नेशनल कोऑपरेटिव सीड्स लिमिटेड, बीज के ऊपर। एक बीज पे भी काम करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि रोज एक बवाल निकलता है हर सीजन में। किसान पता चला बीज ले आया, सर्टिफाइड सीड ले आया और जगह ही नहीं उसका। तो हम शुरू से, और सीड रिप्लेसमेंट रेट 32-33% है। हम जब सेवा में थे तो प्रयास ये किया था कि इसको हम बढ़ा के 50% तक ले जाएं, बट सफलता नहीं मिली। क्योंकि जिन 100 लोगों को सीड प्रोसेसिंग प्लांट सैंक्शन हुए, वो कहीं ना कहीं एजेंडे से डाइल्यूट, वो सिर्फ वो 60-60 लाख रुपए ग्रांट मिला था। तो मैं तो फिर फोरम पे जुटे आदमियों से, जितने हमारे वरिष्ठ साथी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि ग्रांट को छोड़ के हम इंसेंटिव बेस्ड काम करें। हम बैंक से लोन लें, सरकार की योजनाओं का इंसेंटिव को हम कुशन के रूप में कहते हैं। जैसे छोटे बच्चे को माँ कहती है, जब पहला कदम उठाता है तो माँ कहती है बेटा उसके किनारे खड़ा हो, खड़ा करती है, उसके किनारे किनारे तकिया लगाती, वो कहती है बेटा चलो चलो चलो। तो पहला कदम बच्चा बढ़ाता है, गिर गया तो चोट लगी तो तकिया संभाल, तो तकिया संभालने वाला जो क्वेश्चन है वो इंसेंटिव उसमें काम करता है। तो हमें लग रहा है कि इस लाइन पे हम लोगों को चलना चाहिए। ये आई थिंक हमने दोनों चीजों को ढंग से एक्सप्लेन किया। और कोई सवाल हो तो जरूर पूछा जाएगा मेरे से। जी हाँ, सभी आदरणीय साथियों से अनुरोध है कि वो क्रमवार अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अपना माइक अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें विषय पर।
सभी साथी, कोई भी। अंतरंग जी पूछिए। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रद्धेय पी ओझा जी। और जी साहब। इतना बढ़िया इंफॉर्मेशन। और अभी एक ही चीज ये है, अभी इमीडिएट प्रश्न जो है कि ये जो कोऑपरेटिव में जो 30 फार्मर्स हैं, ये 30 फार्मर होने चाहिए, उनको भी उसी तरह खतौनी वगैरह सब चीजें जो जो आपने बताया था कंपनी वाले जी ने जी 10 के लिए, जी उसी तरह साहब, सारा इसमें इनके ऐसा पास है, भी मैं, होना चाहिए सब कुछ। हाँ, उसमें खतौनी वाली बात जो हमने इनिशियली करी है, बिकॉज किसान होना जरूरी है, तो किसान का सर्टिफिकेट उसकी खतौनी ही होती है। ठीक है ना? जी। अच्छा, हेलो, ये बहुत बढ़िया है। आवाज क्लियर है ना? अच्छा जी जी जी। जी जी जी, एकदम क्लियर। मेरी आवाज आ रही है ना? और हाँ जी। और दूसरी बात है अच्छा, कि हाँ, ये एक चीज जो एक चीज एफपीओ। और है। एक चीज और है, कोऑपरेटिव में भारत सरकार ने एक और व्यवस्था इसमें ऐड करी है कि यदि किसान है तो वोटिंग राइट उसको रहेगा। गांव में कुछ ऐसे लोग जैसे किसान श्रमिक हैं, वो भी उसके शेयर होल्डर हो सकते हैं, लेकिन वोटिंग राइट नहीं रहेगा। वो उस काम के साथ जुड़ के, जैसे मान लिया बकरी पालन वाला है, तो बकरी पालन वाला इस सेगमेंट में जुड़ जाएगा। बकरी पालन वाले के पास जमीन नहीं है, वो भी उसका शेयर होल्डर होगा, लेकिन उसको वोटिंग राइट नहीं रहेगा। भाई इतना फर्क होगा बस। कंपनी एक्ट में ये व्यवस्था नहीं है। जी, अब बताएं साहब। जी। इसमें भी सिविल वगैरह ठीक रहना जरूरी है। सिविल इसमें भी ठीक रखना होगा सभी इसमें 30 का। ऐसा है साहब, लोन देखिए, लोन के लिए हेलो। जो व्यवस्था है ना, हेलो, लोन के लिए जब हम बैंक से किसी जी। स्कीम में लोन के लिए जाएंगे, तो उसमें बैंक में पहली कंडीशन आरबीआई ने करी है, सिविल चेक कर लिया जाए उसका। ठीक है ना? तो जो फाइनेंशियल लिटरेसी की बात अक्सर होती है ना हम लोगों की ओर से, कि हम अपने किसान को इस बात की भी तस्दीक दें, यदि आपने कहीं किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो समय से उसका भुगतान किया कि नहीं किया। यदि और इसके अलावा कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो समय से पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि छोटी छोटी चीजें की लिटरेसी करके हम सिविल स्कोर सुधार सकते हैं। जी। अच्छा, सीबीबीओ इसमें दोनों केस में सीबीबीओ से जुड़ना तो पड़ेगा ही ना? नहीं, ऐसा कोई बंधन सीबीबीओ नहीं के है। थ्रू ही काम होगा? ऐसा 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 अच्छा। ऐसा कोई बंधन नहीं है। सीबीपीओ को सरकार ने अपनी योजना के तहत मदद के लिए बनाया। आप स्वयं इसके लिए, इसका मतलब नहीं कि बैसाखी के सहारे चले हम। हमने यहाँ स्टेट में पॉलिसी आने के पहले ही कम से कम 125 एफपीओ हमने डेवलप करके बहुत आगे, वो लोग बहुत एक्सपोर्ट मार्केट में, बगैर सीबीपीओ के खड़े हो गए वो लोग। असल में एक हमारे यहाँ एक व्यवस्था चल पड़ी कि हम बैसाखी के सहारे ही चलेंगे। तो सीबीपीओ एक बैसाखी की तरह, एक ऐसी बैसाखी जो एक व्यवस्था में हम जो समझ पा रहे हैं कि सीबीपीओ को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो बराबर प्ले नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको खुद नहीं मालूम कि एफपीओ, तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने एफपीओ का कंसेप्ट ही क्लियर, एनजीओ वाले थे, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते थे, एनजीओ पे तमाम स्कीम पे रोक लग गई, तो तमाम ऐसे हैं जो एनजीओ ही हैं, कंपनी भी नहीं है। 1860 एक्ट पे हम्म। पंजीकृत अपना जो संस्थाएं समितियां हैं, वो एफपीओ वो सीबीपीओ का काम कर रही हैं, तमाम ऐसी। जी। सर मैं ये जानना अंतिम चाहूंगा सर। अंतिम अंतिम नहीं, प्रश्न है अंतरंग जी, कि क्या अंतरंग जी, कोई ट्रेनिंग अंतरंग जी, कोई? अंतरंग जी, अंतरंग जी, जी। बाद में आने साथी, गलत बात है। हाँ सर, मेरा हाँ सर, जी। मेरा थोड़ा क्वेश्चन ये था सर कि जो जी। स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट है, वो इसका है जी। इंटीग्रल पार्ट है या नहीं? स्टोरेज के भी किसका किसका व्यवस्था चाहिए किसका फार्मर किसका को। सर? किसका? एफपीओ का जो है, एफपीओ का हाँ हाँ स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि फार्मर को हाँ, स्टोरेज भी है चाहिए। ना, बिल्कुल है, और बिल्कुल है, बिल्कुल है दैट साहब, शुड, बिल्कुल है। मतलब वो इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है मेरे ख्याल से, वो जो है एक नहीं, वॉलंटरी ऐसा पार्ट है ऐसा ऐसा जिसको नहीं है, करना चाहिए। ऐसा नहीं है। इसमें आपका, मैंने बताया ना कि एआईएफ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपका स्टोरेज की बात कर रहे हैं, या आपने उस तरीके की प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, तो या प्रोसेसिंग का या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या स्टोरेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एआईएफ में डेवलप हो जाएगा। उसका जो कल्टीवेशन वाला पार्ट है, वो एमआईडीएच में कवर हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे
किसी उसकी फ्रूट की बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ऑरेंज ऑरेंज का बाग लगाना चाह रहे हैं आप, तो ऑरेंज का बाग हाँ हाँ लगाना चाह रहे हैं तो आपको MIDH में सपोर्ट मिल जाएगा 40%, जैसे मान लिया उसमें पर एकड़ की कास्टिंग स्टैब्लिश है। ओके, ओके उसका 40% रकम आपको इंडिविजुअल किसान को उसके खाते में चली जाएगी, ऑनलाइन पंजीयन कराना पड़ेगा, संबंधित राज्य के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो साइट होगा उस पर रजिस्ट्रेशन कराना। जैसे मान लिया आपका, जैसे मान लिया नागपुर का इलाका है, वहां नया ऑरेंज की बाग लगनी है फॉर एग्जाम्पल, तो अब नई ऑरेंज की बाग लगनी है तो बाग का उसका कॉस्टिंग दी हुई है। या नींबू की बाग लगनी है, मान लिया हमारा झांसी में उदाहरण के तौर पे, बुंदेलखंड के झांसी में हमारा उसका क्या कहते हैं, नींबू की आंवले की बाग लगनी, तो हर बिल्कुल इंडिविजुअल किसान को कल्टीवेशन का 40% रकम उसके खाते में सब्सिडी के रूप में चला है, नंबर एक। अब उससे रिलेटेड प्रोसेसिंग प्लांट, मान लिया नींबू का प्रोसेसिंग प्लांट लगाना है, ऑरेंज का प्रोसेसिंग प्लांट लगाना है, उसका स्टोरेज लगाना है, तो वो हमारा AIF लिंक विद MIDH में हो जाए। इसमें यदि कोई कॉमन जो होस्ट हैं उनका नंबर में दे दूं, या कोई ग्रुप बना दिया जाए जिसमें ग्रुप में हम डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर देंगे, या हमसे आप जी सीधे संवाद करके डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, पढ़ेंगे तो खुद क्लियर। जी, ग्रुप बना दिया उसमें जाएगा, उसमें जी ग्रुप जी बना दिया जाएगा जी। जी, एक सर तो ये भी उसमें जानना चाहता था। जी, आप बताएं या साहब जी। आप अच्छा मैं बताता हूँ सर। मैं ये पूछ रहा था सर कि जैसे एक कहा जाता है कि FPO जो है वो काफी प्रोग्रेस कर रही है, तो लेकिन जी उसकी जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती है। तो इसके अंदर क्या एक लीडरशिप का इनबिल्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता कि जो FPO सक्सेसफुल हो रही है गाँवों में, वो उनको हाँ खुद ही इंसेंटिव दिया जाए ताकि वो दूसरे गाँवों में, दूसरी जगह पर, दूसरे राज्यों में उसको पॉपुलराइज करें अपने उदाहरण के द्वारा। तो उसके अंदर लीडरशिप भी डेवलप होगी उनकी खुद की। और वो मतलब ये एक सुझाव है, तो गवर्नमेंट इसको इसमें इसमें इंक्लूड इसमें कर सकती इसमें आपका सुझाव बहुत बढ़िया, इस पे भी प्रयास किया हमने। एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, किसानों द्वारा प्रशिक्षित किसानों द्वारा किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने अपने सेवा काल में चलाया, ठीक है ना। उसमें क्या हुआ, दो एक स्टोरी हमारे सामने है। इसमें हमारा रामपुर में एक क्लस्टर डेवलप हुआ जिसपे आहार से उपचार मॉडल पे FPO ने वहां की लोकल काम करी। उसको ट्रेनिंग देने के लिए सहारनपुर से हमारा किसान रामपुर आया था अपने खर्चे पे, गौर करिएगा। वहां किसानों के बीच में जो ट्रेनिंग हुई वो अपने खर्चे पे, मैं फोटो शेयर कर दूंगा उसका। और उससे जो निकला वो आहार से उपचार करके एक मॉडल, उस दौरान ये 18-19 के आसपास की बात है। भारत सरकार में माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल प्रोग्राम हुआ था, जिसमें मैं गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भारत सरकार ने बुलाया था मेरे को। तो उसमें हाउ डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर विल सपोर्ट द न्यूट्रिशन प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हमारा पेपर था। जो कहेंगे जो खाएंगे वही तो शरीर लगेगा। तो आहार से उपचार के मॉडल पे रामपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को PM अवार्ड मिला, उस FPO को PM अवार्ड मिला पिछले के पिछले साल का, गौर करिएगा। एक आउटकम ये रहा। और दूसरा आउटकम रहा, हमारे झांसी के FPO के कुछ लोग महोबा में गए ट्रेनिंग देने के लिए, और वहां गांव की लोकल राजनीति में किसी ने 100 नंबर पुलिस को फोन कर दिया, 100 जो भी इमरजेंसी नंबर हो, 100 नंबर या 110 जो भी नंबर हो, 120 नंबर जो भी हो। मैंने उस समय जो इमरजेंसी पुलिस को फोन कर दिया, 100 नंबर वाली पुलिस आ गई और आके दोनों पक्ष को पकड़ ले गई कि गांव में कौन सी राजनीति कर रहे थे। फिर हमें इन्वॉल्व होकर DM SP को सिफारिश करनी पड़ी कि साहब इस कार्यक्रम में बच्चे आए थे, किसान है, प्रशिक्षित किसान है, बट बेवजह दिन भर तनाव बना रहा, हमें भी तनाव बना रहा और किसानों को भी तनाव बना रहा। तो जो आपस में एक हम लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं और नैतिक रूप से अपना नैतिक दायित्व तो छोड़ चुके हैं कि भाई समाज में हम जी रहे हैं, बकिया जिए चाहे मरे, उस चीज को दूर करके ही हम हम कार्यक्रम बताया। तो ये कार्यक्रम चलाया था मैं, प्रशिक्षित किसानों द्वारा अन्य किसानों का प्रशिक्षण, और इसका फर्क भी पड़ा। जैसे हमारे बहराइच में जो हमारा कल हमने चर्चा करी थी हल्दी की खेती, उसका क्लस्टर बना, उस क्लस्टर की ट्रेनिंग हमारे दूसरे जनपद के किसानों ने आके करी। आज 3 किसान FPO का मिलके और बाबा रामदेव की कंपनी पतंजल के साथ अभी रिसेंटली 15 दिन पहले MOU हुआ हल्दी के ऊपर, 1000 एकड़ से ऊपर का क्लस्टर हल्दी का है। तो हमारा ये कहना है कि हम करना तो चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम आगे बढ़े कैसे,
यही कह रहे हैं कि अच्छे लोगों की प्रशंसा करना शुरू करें हम लोग, तो हमें लग रहा है हमारा ढेर सारा काम अपने आप हो जाएगा। जी। बहुत बहुत और धन्यवाद। अलग से अभी अलग हमारे सुनिए, और हर चीज को इंसेंटिव से जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम तो ये मान के चलते हैं कि स्टेट लेवल पे कोई कार्यक्रम हो, उस किसान को बुला के सम्मानित कर दो, उसके लिए वही इंसेंटिव कि मुख्यमंत्री से हम यही करते थे अपने सेवा काल में, कभी मुख्यमंत्री से, कभी गवर्नर से, कभी एसीएस से, कभी चीफ सेक्रेटरी से बुला के सम्मानित करा दिए कोई आयोजन, उसकी बात रखा दी, उसको सम्मान मिल गया, वो अब खुश है कि साहब हमारा मान तो रखा गया वहां पे। हम इतना ही करें, इंसेंटिव मने कोई इंसेंटिव, जैसे इंसेंटिव की बात करेंगे फिर वही पैसा पैसा अपने, अब क्या बताएं कि ढेर सारा पैसा एफपीओ प्रोग्राम में इंडक्ट करके एफपीओ प्रोग्राम को डाइल्यूट कर दिया गया। मैं तो इससे बहुत, मैंने इस बात से मेरे को दुख है, जो काम हम लोग लो कास्ट मोड में कर सकते थे उसमें हमारे इतना पैसा सरकार का व्यय। पर ठीक है, व्यवस्था है, चल रही है, वो भी चल रही है, हम लोग अपना काम भी करते रहे, क्या करना है भाई। सहकारिता का 2,500 रुपए में हमारा एफपीओ पंजीकृत हो जाएगा, ईमानदारी से काम करने, स्कीम में एआईएफ में फंडिंग हो जाएगी, गवर्नमेंट की स्कीम का इंसेंटिव जुड़ जाएगा, व्यवसाय करिए। बाजार में जाने की बात है, इसे एपीडा में पंजीयन करा दिया हमने, आईईसी कोड दिला दिया, हमारे 50 एफपीओ एक्सपोर्ट मार्केट में है, ये 14-15 तो अपने ब्रांड से बाजार में आ चुके हैं। तो ये काम हम लोग और भी कर सकते हैं यहाँ पे। जी। अन्य साथी बारी बारी से जो प्रश्न पूछ चुके हैं वो कृपया ना पूछें, क्योंकि हमारे साथ 30 के करीब साथी जुड़े हुए हैं और सभी के प्रश्न होंगे बारी बारी से, और एक प्रश्न या अधिकतम 2 प्रश्न, समय कम है। अपना माइक अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें। हमारे बीच में श्री कमल टावरी जी भी जुड़े हुए हैं, श्री सत्य प्रकाश भारत जी भी आए थे, और भी कई वरिष्ठ साथी हैं, सभी का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो अपना प्रश्न पूछते रहें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं, कुछ सुझाव भी आ सकते हैं। मुकेश चंद्रा जी भी हैं शायद। प्रोफेसर संजय शर्मा जी, आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करिए, अपना माइक अनम्यूट करिए, प्रश्न पूछिए। आलोक सिंह जी, अरुण कुमार जी, बलदेव राज सूद जी, अन्य साथी कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। अपने माइक को अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें। नमस्कार, मैं वीरेंद्र तो अभी सिंह सीखने जी। आया हूँ, तो आपने मुझे बुलाया इसके लिए धन्यवाद। बाकी कुछ प्रश्न या सुझाव दिमाग में आएगा तो मैं आपके साथ साझा करूँगा। धन्यवाद आलोक जी, आप चेंज मैनेजमेंट में काम करते हैं, आईएम अहमदाबाद से हैं और हमारे पुराने साथी हैं, काफी सामाजिक है, कई सारे सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और हमारे जो ट्रेनर ग्रुप का ये हिस्सा है, और हम लोग सभी मिलकर उसको किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाया जाए उसमें प्रयासरत हैं। धन्यवाद आलोक जी। डॉक्टर कमल टावरी जी। हाँ, एक तो का बहुत बहुत अभिनंदन। पूजा जी ने बहुत अच्छा सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया। अब मेरे 2-3 सवाल है। पहला, हमारे पास इतने बड़े बड़े विद्वान जिनको कोऑपरेटिव का, एपीओ का, मार्केटिंग का, बायोगैस का, जेट्रोफा का वगैरह वगैरह सारा अनुभव है और अब वो रिटायर हो गए हैं, तो क्यों नहीं अभिषेक जी नेतृत्वशाला के परिप्रेक्ष्य में उनको एक सलाहकार, कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट मिशन डायरेक्टर लेकर, माँ बाप का जो अपन बात कर रहे हैं कि 100 करोड़ प्रति ब्लॉक का इन्वेस्टमेंट कोऑपरेटिव के साथ, तो मेरा पहला प्रश्न हो गया कि क्यों नहीं मिलकर अपन उंगलियों की मिट्टी बनाने का फैसला करें। एक दूसरा, अभी अपने एक कुशवाहा जी है, ऐसा ही बात करते करते वो लिख रहे थे, अगर आप कमेंट में देखेंगे कि सारे के सारे भ्रष्ट है, तो मैंने उनको कहा कि भैया कोई अपवाद भी है, तो उन्होंने बताया एक अपवाद है। तो मैंने कहा चलो अपवादों से ही आगे बढ़ो, नहीं तो हम भ्रष्ट 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 का गाना ही गाते रह बैठ जाएंगे और चर्चा का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरा दूसरा जो पॉइंट था ओझा जी, कि कुशवाहा जी जैसे लोग, अभिषेक जी जैसे और जो भाई लोग हैं, इनको लेकर क्या अपवादियों का मंच बनाकर बड़े पैमाने पर शुभ लाभ का धंधा हो सकता है? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आप कृपा करके जरा ज्यादा इधर आइए और अपने जैसे कम से कम 50-100 लोगों को, 1000 नहीं तो कम से कम 500 भी सही, जो ओझा जी का ज्ञान है, अनुभव है, उसको फैलाने के लिए काम बहुत है। 6000 ब्लॉक, 3.5 लाख गांव भ्रष्टाचार में अटका पड़ा वगैरह वगैरह, आपको मालूम ही है क्या नहीं है। तो उसको अगर तोड़ना है
तो बहुत बड़े पैमाने पे काउंटर फोर्स की टैक्टिस बनाना पड़ेगा। मुझे लगा ओझा जी का इसमें नेतृत्व एक बहुत बड़ा गति दे सकता है, हम सब लोग अगर मिलकर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, सबको प्रणाम, नमस्ते। मैं डॉक्टर साहब की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। आप जैसे अगर कुछ लीडर हमारा कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे तो ये जो हमारा ब्लॉक स्तर पर लीडरशिप और ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम है ये सक्सेसफुल होगा और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बहुत जल्दी हर ब्लॉक में पहुंच जाएगा। इसके लिए कुछ कार्य योजना बनाई गई है और आप अगर उसमें और सहयोग देंगे तो वो और बेहतर होगी। अन्य साथी अपने को अनम्यूट करें और जो भी प्रश्न है वो बारी बारी से पूछते रहें क्योंकि सर एक समय की बात इसी है। मौके पे सर एक चीज अभी डावरी सर ने एक शब्द कहा, आपने एक चीज इसी मौके पे हम जरा सा अपनी ओर से कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगे। जो हमारे खुद के अनुभव है, खादी कमीशन में एक पैटर्न एडवाइजरी कमेटी हुआ करती थी कभी जमाने में। वो एक पैटर्न डिजाइन कर दिया था कि साहब इसी पे काम होगा, जो टेलर मेड प्रोग्राम कहा जाता है ना। तो उस मिथक को टावरी साहब जब सीईओ होके गए तो यहां से विचार लेके गए थे। वो इनपुट ये था कि साहब पैटर्न की जगह पे प्रोजेक्ट अप्रोच होना चाहिए। प्रोजेक्ट में क्या होता है, प्रोजेक्ट में ऑब्जेक्ट पहले डिसाइड कर लिया जाता है कि वहां पहुंचना उसकी लागत क्या हो, उसका जो ऑप्टिमल रूट क्या होगा। मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव, जब हम लोगों को मैनेजमेंट की पढ़ाई कराई गई थी तो मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव बताया गया था, ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का जो क्रिटिकल पाथ आपका मिनिमम कास्ट का पाथ क्या हो। तो ये इनपुट हमने सर को दिया और सर ने जाते खादी कमीशन में पैटर्न एडवाइजरी कमेटी की बैठक स्टैब्लिश करी, और जो सालों से नहीं हुई थी, आजादी के बाद कभी एक बार बनी थी। अब उस समय राइस मिल का एक प्रोजेक्ट होता था, 2,21,000 रुपए 4% ब्याज पे बगैर गारंटी के मिलता था। अब 2,21,000 रुपए में पता चला सेडे न बने उसका, और राइस मिल सैंक्शन होकर खूब लगती थी। तो ये इस दर्द को उन्होंने आत्मसात किया और जाके पद पे रहते हुए ये बड़ा काम किया। तो हमें लग रहा है कि भाई टेलर मेड प्रोग्राम में करने के हम आदी हो चुके हैं। धीरे 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 भाई मक्षिका आसाने मक्षिका करके हम काम चलते रहे। ऐसा नहीं करना है, बगल में जैसा आप सबने कहा कि एक मोमेंटम बना के बगल में दूसरा पाथ क्रिएट कर देना, और निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। और क्योंकि इसी कठिन दौर में एक अलग राह बना के हमने किसानों को संगठित करके, कभी कभी ये भी आरोप लगने लगता था मेरे ऊपर कि शायद मैं नेतागिरी कर रहा हूँ सरकार में रह के क्या किसानों की, क्योंकि 60 नोटिस पे 1,000-2,000 किसान इकट्ठा हो जाते थे। ऐसे बुलाने पे, पैसा दे के बुलाने पे नहीं आता है किसान। तो स्थिति ये थी। तो हमारा ये कहना है कि जो एक गुडविल हमने अर्जित करी किसानों के बीच में काम करके, तो हम ये चाहेंगे कि उसी गुडविल को आगे बढ़ाते हुए हमारे अन्य साथी इस काम को आगे बढ़ाएं। क्योंकि देखिए जो एक अविश्वास का दौर है उसको हमें खत्म करना पड़ेगा, जो धीरे 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 बढ़ता है। अब बताएं आगे कुछ कहना हो तो। ये हमने अपनी बात करी कि एक मिथक को सर ने तोड़ा और सर के नेतृत्व में हम लोग क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं, तो इस रास्ते को भी हम लोग बनाएंगे। जी प्लीज। जी अन्य साथी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी सर, सादर प्रणाम। वजन सर और कोमल टावरी सर। अभी सर टावरी सर मेरी बात कर रहे थे। मैं चित्रकूट उत्तर प्रदेश से हूँ। तो मैं 2018 में सर एफपीओ बना हुआ था भारत सरकार का, जो 10,000 एफपीओ में से एक था, जो 5 ब्लॉकों में बना हुआ था। और उसका जो सीबीबीओ था सर, बीएसडब्ल्यू था, बिरसा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ओझा सर जानते होंगे शायद। उसमें सर मैं लगभग 1,500 किसानों को जोड़ा। कुछ का पेमेंट मैं शुरू में खुद अपना शेयर होल्डिंग का लगाया। मुझे आशा थी कि मैं कुछ इस पे कर पाऊंगा। एज ए सीईओ मुझे वहां पे अपॉइंट किया गया। फिर बाद में देखा गया सर कि वो जो सीबीओ थे वो डायरेक्टर को सीईओ से लड़ाते थे, सीईओ को डायरेक्टर से लड़ाते थे कि वहां पर काम ना हो नहीं पाएगा। और इस विषय में सर मैं ओझा सर से भी बात किया था एक बार, 2-3 साल पहले सर, जब ओझा सर हमारे चित्रकूट आए थे, बायो एनर्जी बोर्ड से एफपीओ बन रहे थे। बने हुए आज भी आपके द्वारा बनाए गए एफपीओ आज भी चल रहे हैं सर। और सीड का भी अच्छा काम चल रहा है वहाँ पर, सीड प्रोडक्शन का भी, जो राजापुर में नांदी कुर्मियान में बना हुआ है सर, आपके द्वारा बनाया जी गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि आप आगे बढ़ेंगे, रास्ता निकलेगा। कठिन दौर तो है। जी उन लड़कों को जी सीबीबीओ का कोई मदद नहीं मिली, उन लोगों को ट्रेनिंग देके सरकार की योजना से जोड़ दिया, वो कर रहे हैं। इस बिल्कुल, मोड में केवल आगे पैसा बढ़िए, समझ हमारी रहे मदद हैं। आज भी पूरी तरह मिलेगी। जी 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 जी। प्लीज। तो वहां पर मैं काम किया और इसके साथ में फिर मैं उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में वहां से मुझे अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं किसानों को कुछ पैसा जमा कराया था, वो पैसा एक तरह से डूब गया सर। और वो किसान अरे मेरे घर राम आने राम। लगे, वो घर मेरे आने लगे और अरे मुझे समस्या होने लगी।
जिसकी वजह से हरे मैं राम राम। फिर वहां से छोड़ा और अपने जॉब ढूंढ करके दूसरी जगह करने लगा। फिर मैं वर्ल्ड बैंक के थ्रू काम किया सर, वहां पे आपके असम में जो एफपीओ थे उनको मैं WDRA थ्रू ENWR जनरेट करके उनको फंडिंग का काम शुरू कराया सर, स्टोरेज फैसिलिटी का। तो इस तरह करके मतलब आज भी मैं बाहर ही हूँ सर, आज भी मैं उधर नहीं जा पाता हूँ अपने घर में। मुझे बहुत नहीं, लालसा है कहाँ कि मैं कहाँ कहाँ पे अभी कहाँ कार्य क्षेत्र रखे हैं अभी आप? अभी सर मैं जयपुर में हूँ। जयपुर में है। जी तो सर, जी जयपुर में यदि जयपुर में आपके क्लस्टर वहां अच्छे हों तो एआईएफ की मदद वहां भी हो सकती है, उसका कोई संकट बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल 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 सर, आप बिल्कुल वहां जी करिए। मेरा ये कहना है कि देखिए दो चीजें हैं, कठिन दौर यदि आया किसी वजह से आया, जी अब जी उसमें होता नहीं कि करने वाले कराने वाले दोनों के में से किसी एक की नियत में खोट है तो गड़बड़ हो जाए। जैसे शुरू बिल्कुल में बिल्कुल कहा कि सर, सीबीबीओ जितने बने, वो जितने जी पुराने एनजीओ थे वो सब सीबीबीओ बन गए। और जो बिल्कुल बिल्कुल सर, पुराने जो एफपीओ जो कोऑपरेट उस पे क्या कहते हैं एनजीओ बने थे, वो ज्यादातर जो लोग सरकारी ग्रांट के लिए घुमा करते थे वो एफपीओ बना लिए। क्यों भाई? जी 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 फार्म मशीनरी बैंक मिल रहा है, फलाना मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने बिल्कुल सही समझिए बात। कि हमने ऐसे एफपीओ भी देखे जिनको ट्रैक्टर लेके खड़ा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन ले लिया काम नहीं 80% कर रहा है, ग्रांट पे। बिल्कुल अब सही बीस बात है सर। परसेंट अपना तो लगाना है ना। है? जी 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 ये जाने बगैर कि 80% ग्रांट मिल रहा है, 20 लाख का 80% मैंने 16 लाख रुपए ग्रांट, अरे 4 लाख तो वो अपना लगाया है ना। वो ट्रैक्टर की जी जी उपयोगिता क्या? जी और फिर 65 हार्स पावर और 70 हार्स पावर के ट्रैक्टर किसान को देने का क्या मतलब है? जी जी भाई हम तो कह रहे 25 हार्स पावर के ट्रैक्टर से किसान की किसानी हो जाएगी, बागवानी हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बिल्कुल बताया ना कि सिस्टम में ही जब इस तरीके का भेद हो, तो हम ये चाहेंगे कि हमें एक अलग पाथ बनाने का जो रास्ता, हम लोग इस रात को खाना खा के आराम करने के टाइम पे इतना मेहनत कर रहे हैं, एक विजन के साथ जी आगे जी बढ़ रहे हैं, तो इस जी समय जी का उपयोग किया जाए। और कोई बात नहीं, गलतियां तो होती, इंसान से गलती होती, बस उसको बिल्कुल रास्ता बिल्कुल मिलता है, बस तय हो जाए कि हमसे गलती होगी, अब आगे ऐसी नहीं करेंगे बस। जी जी तो वहां से उसका सुधार चालू हो जाता है। जी बिल्कुल। बिल्कुल। करिए, इसमें वहां आप पर मैं वही करिए, हम आपकी वही मदद करेंगे आप। जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अरे आपके वीरेंद्र जी आपके अपना इलाके नंबर में नंबर चैट सुनो, बॉक्स में आपके डाल इलाके, दीजिए। नाम नंबर आपके वीरेंद्र जी अपना आपके चैट बॉक्स में डाल। अच्छा। हाँ मैंने आपका डाल दिया सर। इलाके में भाई जी, मैं एक चीज करूं, जी आपके इलाके में मिर्चे पे बहुत काम होता है, सौंफ पे बहुत काम बिल्कुल होता है, बिल्कुल जीरा पे बहुत काम होता है जी राजस्थान जी में। जी आप जी ऐसे जी जी क्लस्टर को आइडेंटिफाई करिए, उसकी ट्रेडिंग हम करवा देते हैं बढ़िया से, स्पाइसेस बोर्ड के सहयोग बिल्कुल से भी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। है ना? ठीक है सर, तो ठीक है आप सर। करिए, आगे बढ़िए। हमने नंबर, हमारा नंबर एक बार सब लोग नोट कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। हमने बिल्कुल बिल्कुल जी सर। असल में बहुत फ्रेंडली नहीं हूं मैं इसमें, नोट नहीं कर पा रहा हूँ, इसमें दिख तो रहा है जी जी, बट बोलिए नोट नहीं बोलिए कर पा आप। रहे हैं। हमारा नंबर नोट कर लें, अच्छा रहेगा, हमको मैसेज कर देंगे तो हम डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे प्लीज। जी 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 सर, जी बताइए। मेरा नंबर है 9415004917 और मैं ईमेल रिपीट कर नंबर रहा है। हूँ। जी, 941500 4917। जी। और ईमेल है ps_oza@yahoo.com। तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, हमारे किसान रात में 10 बजे भी फोन कर लेते हैं, उनका कॉल अटेंड करता हूं मैं। और उनको सही जवाब देता हूँ, रास्ता देता हूँ। रिटायर होने के बाद भी हमारा क्रम बंद नहीं है, चल रहा वैसे। अच्छा लगता है मेरे किसी मदद करके, प्लीज बिल्कुल बिल्कुल आपका सर आज भी चित्रकूट में आपका नाम चलता है सर। जी। करिए, इसे नीलम सिंह बिल्कुल जी। करिए हमारी। और एक चीज और मैं बता दूं, अभी आज ही बात हो रही थी एआईएफ योजना में, वो मानिकपुर वाला जो एरिया है ना, मानिकपुर में सब स्टेशन आपके यहाँ, यदि उस इलाके का कोई काश्तकार अभी आपके संवाद में हो, एक बाबा जी थे, वो तो उस इलाके से आते थे, लेकिन बाबा जी अब नहीं रहे, उनका एक क्लस्टर भी बनवाया था मैंने। तो उसमें वहां पे 2 मेगावाट तक का सोलर पावर प्लांट, उस यदि किसान को क्लस्टर करना तो एआईएफ में लगा सकता है। इसको भी परमिशन भारत सरकार ने दे दिया कि यदि आपके पास ग्रिड कनेक्टेड पॉइंट, कनेक्शन का पॉइंट हो, किलोमीटर तक का, 2 किलोमीटर तक का, और लाइन भी बना दी जाएगी आपके लिए। और वहां पे ग्रिड से यदि वहां पे 33/11 का ग्रिड हो तो एआईएफ में 2 मेगावाट तक का पावर प्लांट भी लगा सकते हैं। तो ये व्यवस्था भी एआईएफ में कर दी गई है, अच्छी खबर ये की है, इसको भी ऐड कर दिया प्लीज। नीलम कारपोरेट सिंह ही जी। अपना सोलर पावर प्लांट नहीं लगा सकता, किसान भी लगा सकता है, एफपीओ भी लगा सकता नीलम है। सिंह फिर जी, आप आपने हैंड रेज किया है। थैंक यू सर, समय देने के लिए। सभी लोगों को नमस्ते। सर एक बार नंबर फिर से एक बार रिपीट कर दीजिएगा, सर का नंबर एक बार। 941500
9415004917। जी इसके अलावा कोई थैंक यू सर। प्रश्न? नहीं सर, प्रश्न होगा मैं जरूर पूछूंगी। थैंक यू सर। जिन साथियों के भी प्रश्न है वो हैंड रेस कर दिया करें तो उससे आसानी रहेगी। गोपाल जी प्रश्न पूछिए। डॉक्टर ओझा जी और बाकी साथियों के नंबर इसमें लिख के आ रहे हैं, कृपया नोट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद संजय जी। गोपाल भाई। जी जी, सबों को नमस्कार। मैं ओझा सर से ये जानना चाहता हूँ कि जो सांसदों के आदर्श ग्राम योजना होता है उसमें क्या सहकारी संस्थाओं का भी रोल होता है? वो गांव के सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास में सहकारी बैंक और सहकारी संस्थाओं का जो योगदान है उस दिशा में थोड़ा मार्गदर्शन करते। एक तो हमारा ये था। दूसरा, अमेठी में हमारे एक मित्र हैं, वो रिटायर्ड फौजी हैं। उनके पास लगभग 52 बीघा लैंड है, लेकिन वो अनुपयोगी है। अभी तक उस पर वो फार्मिंग वगैरह कर नहीं रहे हैं। तो मैंने उनके साथ मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि हम राइट पर्सन के साथ मिल करके वहाँ पर कुछ प्लांटेशन वगैरह का या ऑर्गेनिक फार्मिंग का कुछ प्रोजेक्ट प्लान कर सकते हैं। तो इस दिशा में मैं आपके मार्गदर्शन में मैं आपके पास आ भी सकता हूँ और आपके साथ बैठ करके प्लानिंग करके इसमें मैं कार्य करना चाहता हूँ। तो इस संदर्भ में मैं आपसे ये बताना चाहेंगे हम आपको। ये गोपाल प्रसाद जी बोल रहे हैं ना आप? जी 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 जी। इस बारे में हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि जो जमीन है अमेठी में, पीएच वैल्यू हायर साइड में कहा जाता है, अमेठी में उसर नहीं तो इसका देव दूसर, एक पुरानी कहावत भी आपके यहाँ कही जाती थी। तो पहले तो जमीन कैसी है, पीएच वैल्यू कैसा है, उसका ये पता कर लिया जाए। यदि पीएच वैल्यू हायर साइड में है तो उसके लिए हम दूसरी चीज रिकमेंड करेंगे। खेती लायक जमीन है तो उसके लिए दूसरी चीज रिकमेंड करेंगे। एक की जानकारी ले लिया जाए कि पीएच वैल्यू क्या है। पीएच वैल्यू यदि 9 से ऊपर है तो फिर हम ये चाहेंगे कि उस इलाके में वेटिवर और बांस के ऊपर काम किया जाए। ओके, अच्छा जी। ये दोनों ही बहुत ही एक तरीके से हाई वैल्यू क्रॉप है। वेटिवर का 1 एकड़ का आज की तारीख में जो इल्ड आएगा, यदि किसान थोड़ी सी मेहनत कर दे, थोड़ा सिंचाई का साधन की व्यवस्था हो जाए, 1 एकड़ में करीब उसको 13.5-14 किलो के आसपास तेल निकलता है और करीब 15,000 रुपए किलो का रेट है। 11 महीने की क्रॉप होती है बेसिकली। ठीक है ना? अब उसमें क्लस्टर में आप करेंगे तो कम से कम 5-6 एकड़ का एक क्लस्टर होगा, 5 से लेके ऊपर कम से कम 5 एकड़ का। तो एक डिस्टिलेशन प्लांट आपको वहां अपना चल सकता है, लगातार चल सकता है। ठीक है ना? माने की इंडस्ट्री हो जाएगी कि एक छोटा सा 1 टन का डिस्टिलेशन प्लांट लगाया, 5 से 10 एकड़ का प्लांटेशन कर लिया, आप खुदाई करके उसका ऑयल निकालते जाइए, तब तक अगली खुदाई के लिए खेत तैयार। तो उसमें जैसे एक पार्ट ये हो गया। दूसरा, यदि उबड़ खाबड़ जमीन है उसपे बांस की खेती प्लान कर सकते हैं आप। पीएच वैल्यू हायर साइड में है, सिंचाई के साधन, थोड़ा सा प्रोटेक्टिव इरिगेशन की व्यवस्था है, तो उस पर विचार कर। वहाँ दोनों मिक्स, दोनों तरह का जमीन है, उबड़ खाबड़ वाला भी है और प्लेन भी है। हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों आइटम आप ले सकते हैं इसमें। जी जी जी। ये मेरा दूसरा जो प्रश्न था सांसद आदर्श ग्राम योजना के संदर्भ में। हाँ, सांसद आदर्श ग्राम में मेरा अपना सुझाव यह है कि उसमें आपके सांसद यदि मदद करना चाहें तो हमने जो लाइन डिपार्टमेंट के प्रोग्राम बताए ना, उसमें क्रियान्वयन एजेंसी आपको, आपकी एफपीओ या कोऑपरेटिव क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में जिला स्तर पे जो सीडीओ की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, जहां से इन सबकी मॉनिटरिंग होती है, वहां से परमिशन करा दें कि भाई गांव की कोऑपरेटिव है, ये क्रियान्वयन एजेंसी होगी। जैसे हम एडवोकेसी अभी कर रहे हैं भारत सरकार में, और उम्मीद है हम सब लोगों का कलेक्टिव अप्रोच होगा। मैंने मनरेगा में एसआरएलएम की महिलाओं के समूह को क्रियान्वयन एजेंसी भारत सरकार ने नामित कर दिया, बट एफपीओ को अभी तक नामित नहीं किया, जिसकी लगातार हम पैरवी रिटायर होने के बाद भी कर रहे हैं, उम्मीद है करा ले जाएंगे। तो ये काम हमारा आसान हो जाएगा। और इसमें हमें लग रहा है कि सांसद निधि के अलावा फिर ढेर सारे कार्यक्रम, आप जैसे मनरेगा में मनरेगा में 266 तरीके के कार्यक्रम हैं। हम लोग गांव में सिर्फ नाली खड़ंजा में उलझ कर रह जाते हैं।
मनरेगा में ऐसे ढेर सारे कार्यक्रम है जो आप सोच नहीं सकते, प्लान नहीं करते। मैं लिस्ट भी शेयर कर दूंगा। जैसे उदाहरण के तौर पे जिस घर में 2 जानवर हों, आप बायोगैस प्लांट लगा लीजिए, अपने टॉयलेट को भी जोड़ लीजिए उसी में, जानवर का चारा, बचा हुआ चारा। आप गौर करेंगे, मैं डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। हमारे कुछ ऐसे काश्तकार हैं जो 5-5, 6-6 जानवर रखे हुए हैं, बायोगैस प्लांट अपनी लागत पे बना के अपना इंजन भी चला लेते हैं, बिजली भी बना लेते हैं, आटा चक्की भी चला लेते हैं। तो हम ऐसी ट्रेनिंग किसानों को दिए, भाई वो आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है, ग्रिड वाली बिजली ना आए तब भी तुम्हारा काम चल जाए। तो इस ओझा दिशा में सर भी हम लोग जा क्षमा सकते करें, हैं। ओझा सर क्षमा करें। गोपाल जी अन्य हाँ, साथी भी हैं, बाद में बात होगी। जी। अन्य साथी अपना हैंड रेज करें, प्रश्न करें। अन्य साथी जी प्रश्न करिए प्रदीप जी, विषय पर। सभी बड़ों को प्रणाम। और अभिषेक जी भाई साहब, मैं ये बोल रहा था ओझा जी अंकल, मेरी कल एक बात हुई थी, आप बड़े हो, आदरणीय हो, कि आपने कृषि वगैरह के काम तो हो रहे हैं, तो उनके साथ में आज के समय में ये चुनौती आ रही है, दिक्कत आ रही है कि उनको काम करने वाले आदमी नहीं मिल पा रहे हैं। और दूसरा क्या हो रहा है कि वो जैसे काम करने वाले बाहर से आदमी हायर कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, 1-2 महीने उनके काम करते हैं और फिर दूसरी जगह गुल गुला के और दूसरी जगह काम पे लग जाते हैं, उनके काम को छोड़ जाते हैं। मूल फोकस जो कृषि के ऊपर जो काम करने वाले हैं वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं। ये एक मेरा प्रश्न है। प्रणाम। इसमें ऐसा है, इसका इलाज भी हमारे किसानों ने क्लस्टर में काम करके निकाल लिया। अब जैसे उदाहरण के तौर पे एक गांव में हमने 250 एकड़ की प्लानिंग, जैसे बताया ना कि 250 एकड़ रकबा है खेती का, उसमें हम साल के 12 महीने वाली एक्टिविटी स्टैब्लिश कर लेंगे। तो उसमें आप ये प्लान कर लेंगे कि भाई हमें 15 लेबर हमें रोज चाहिए इसके लिए, निराई करने के लिए, गुड़ाई करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए, डिब्बा में पैकिंग करने के लिए। जब इंडस्ट्री का रूप ले लेगा ना, वो उद्योग का रूप ले लेगा कि यदि देखिए गांव में 300 रुपए की मजदूरी का काश्तकार, जिसे कहा जाता है 500 रुपए का लेबर नहीं मिल रहा आज की तारीख, सच्चाई है। क्योंकि किसान के पास 2 ही दिन का काम है, 3 दिन का काम है, बाकी बाकी दिन क्या करेगा वो। तो ऐसी परिस्थिति में हमने गौर किया कि साल में 300 दिन का जुगाड़ कर लीजिए। हमारे कुछ ऐसे क्लस्टर हैं, जैसे उन्होंने अपने परिवार के, जैसे आपके परिवार में 4 आदमी लेबर है जो लेबर का काम कर सकते हैं, तो उन्होंने आपके परिवार की एक लिमिट निर्धारित कर रखी है 10,000 रुपए। कोई इमरजेंसी पड़ी तो 10,000 रुपए हम आपको अवॉर्ड कर देंगे। जैसे मान लिया बीमार पड़े, भाई इस तरीके का एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। जैसे घर में किसी का बीमार पड़ गया, कोई इमरजेंसी पड़ गई, तुम्हारी लिमिट 10,000, लेकिन तुम्हारे हमारे घर जो खेत पे काम पड़ेगा, तुम्हारे यहाँ से एक आदमी, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। कोई लिखत पढ़त में उस तरीके का नहीं है, आपसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। तो हमें जो खेती बाड़ी की पुरातन संस्कृति है उसको जब वापस ले आएंगे कि हमारे पास किसान के 250 एकड़ के काश्तकार के पास साल के 12 महीने कोई ना कोई क्रॉप है, तो किसान खेत में हमेशा मिलेगा, लेबर हमेशा खेत में मिलेगा, उसकी मजदूरी सवेरे से शाम तक की तय हो जाएगी। तो ये समस्या हमें लग रहा है कि हमारे किसानों ने काफी हद तक कुछ क्लस्टर में स्टैब्लिश कर लिया। और हम तो लखनऊ के ही एक माल ब्लॉक में एक हमारे ठाकुर साहब हैं, एफपीओ है उनकी, वो शिमला मिर्च की खेती करते हैं, 20-30 एकड़ 40 एकड़ रकबे में करते हैं। और साल के 12 महीने उनके खेत पे कुछ ना कुछ चलता रहता है, यही लखनऊ में पास में ही। तो उन्होंने उन्होंने ये सक्सेस स्टोरी अपनी सबके सामने रखी कि साहब ये व्यवस्था फिर वो रेप्लिकेट होने लगी हर जगह। तो हमारा ये कहना है कि समस्या से ही हल निकलता है, हम बजाय ये कहने के कि व्यवस्था कैसे करी जाए। क्योंकि साथियों मैं बताना चाहूंगा कि ये समस्या तक पहुंचाने में हम सबका योगदान बरोबर का है। तो हम सब मिलके ही समस्या का हल निकालेंगे, अपने अपने क्षेत्र में शुरू कर देंगे तो फिर तो देखते देखते फिर वो क्रांति जैसी स्थिति आ जाए। बस इतनी सी बात करनी है साहब आपसे। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। सौरभ अस्थाना जी, आपने माइक अनम्यूट कर रखा है। सौरभ जी, सौरभ जी, कोई अन्य साथी अपना हैंड रेस कर सकते हैं या अनम्यूट करके बात रख सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। बलदेव राजपूत जी, चंबल वैली फाइनेंस डायरेक्टर, कोई भी अपनी बात रख सकता है अनम्यूट करके। नरेंद्र राजपूत जी आज पहली बार आए हैं, आप भी चाहें तो अपनी बात रखें। धन्यवाद। जी साहब।
जी, आपका प्रश्न। पर ललित चर्चा के शर्मा जी। बाद हमें जी जी ललित शर्मा जी। सर अभी कोई प्रश्न नहीं होगा तो हम संपर्क करते हैं सर। डॉक्टर नीतू गोस्वामी जी, चंद्रशेखर मिश्र जी, वीरेंद्र सिंह जी से हो चुका है बात, श्री रॉय जी, प्रोफेसर संजय शर्मा जी, डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी। आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बहुत भारत प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हैं। तो आपके भी अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न करिए। नरेंद्र स्वदेशी जी, उस साथियों को मैं नहीं जानता इसलिए पूरा परिचय नहीं देने की स्थिति में हूँ। जी हमारे राजवीर सिंह जी और जी प्रशांत जी। जी सभी को प्रणाम, मेरा नमस्कार। आज तो मेरे सामने कोई प्रश्न है नहीं, जैसे ही प्रश्न आएगा हम साथियों के सम्मुख बात करेंगे, रखेंगे, समाधान कराएंगे। एक दिन आपका विषय भी रखना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल एक दिन रखिए। आपका एक्चुअली क्या है कि रखना चाहेंगे आप? अभी फोकस ये है कि हमको एक्चुअली जगह जगह पर जहाँ जहाँ पर कब्जे हो रहे हैं सरकारी जमीनों के ऊपर, तो हमने अभी भीलवाड़ा में 5 बीघा जमीन सरकार ने गौशाला के लिए अलॉट की है। तो वो गौचर की भूमि है और उससे लगता हुआ एरिया जो है उसमें अभी वहां पर एक पीछे तालाब है जो 10 महीने तक भरा रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि वहां पर भी ये सारी प्रक्रिया, एक चामुंडा माता जी का मंदिर भी है, बाकी और भी जमीनें हैं। तो अभी सरकार तो उसमें उसमें सर उसमें उस तालाब में एक्वा कल्चर की बात करिए ना। एक्वा कल्चर मोती उत्पादन कार्यक्रम को प्लान किया जा सकता है। आपका एक स्पाइरुलिना प्रोडक्शन का काम किया जा सकता है उस तालाब में, उसको थोड़ा सा सेफ देखिए। राइट क्योंकि मैं भाई आपको अब पूरा डिटेल दे करके माता का मंदिर है तो व्यक्तिगत मछली तौर पालन पर। तो नहीं कहेंगे, बट स्पाइरुलिना कल्टीवेशन पे हो सकता है। इट इज जी हाँ, अगेन जी ए हाँ, हाई वैल्यू क्रॉप सर। जी राइट AIF में मैं वो भी हम अलाउड उस है। पे जी तो हम इसी पे पूरा एक बार मैं आपसे व्यक्तिगत संपर्क करके पूरा डिटेल दूंगा वहाँ का, और फिर आपसे अपन उस पे क्या कर सकते हैं हम सब मिल करके एक अच्छा जो भी हो सकता और है दूसरा सर, औषधि स्टेप खेती लेंगे। पे भी बात हम लोगों को करना चाहिए। औषधि खेती पे तभी हमारा जी आयुष जी सेक्टर एम्पावर होगा। इस पे भी हमने काफी जी पायनियर वर्क किया यूपी में। हम ये चाहेंगे इसका विस्तार हो। लकीली नॉर्दर्न इंडिया रीजनल सेंटर का डायरेक्टर अरुण चंदन जी हिमाचल में वहां बैठते हैं। वो हमारे अच्छे साथी हैं। वो तो करीब बहुत बढ़िया। तो उस पे 7 स्टेट उनके अधीन है। तो हमें लग रहा है जी राजस्थान भी उनके पार्ट है, हमारा अपना यूपी, उत्तराखंड, सब उनके पार्ट, हिमाचल, सारे उनके अधीन है। उस कोऑर्डिनेशन से औषधि खेती पे भी हम लोग काम कर सकते हैं। जी प्लीज। जी हाँ डॉक्टर जी, साहब हमारी औषधि पे काम करना है हाँ, जी। जी सॉरी सॉरी, मैं ये कह रहा था कि हमारी एक टीम हिमाचल में भी कार्यरत है कुछ जिलों में, हाँ और उसका हाँ संपर्क नंबर आपसे में हम लेके उनसे भी संपर्क करना चाहेंगे, बल्कि उनको भी हाँ अगली हाँ बैठक में बिल्कुल बुलाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल जी जी लीजिए, बहुत बिल्कुल बढ़िया। करिए। और बड़ा वैसे पैशनेट आदमी, मैं नंबर नोट करा दूं, आपको नोट करने की स्थिति में है? ओ यस यस, जस्ट ए मिनट। हाँ जी हाँ जी, मैं इसी में पहले नोट कर लेता हूँ, फिर यहाँ से कॉपी कर लेंगे। जी जी हाँ, बताएं सर। इनका नाम है डॉक्टर अरुण चंदन। जी जी, डॉक्टर अरुण चंदन जी। जी हाँ, इनका जी नंबर है 70 जी 1800 जी। 1026। सो काइंड ऑफ यू फॉर बीइंग वेरी फोर्थकमिंग। डॉक्टर और अरुण चंदन जी का मैंने एक नंबर। नंबर और है, एक नंबर और है साहब, ये भी नोट कर लें। सर 94180 जी 10624। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो फोर्थकमिंग। ये भी बड़ा 701800 पैशनेट 1026। ऑफिसर है। ये भी बहुत बिल्कुल जम से लगे रहते हैं वो। और हमें लग रहा है इस समय भी कुछ लिख पढ़ रहे होंगे, इतने पैशनेट है अपने एजेंडे के लिए। जी प्लीज। जी जी, नहीं नहीं, आप जैसे ऑफिसरों की बदौलत ही हिंदुस्तान जिंदा है। अरे नहीं साहब, ऐसा हम बहुत। तो अब कंधे जी बूढ़े जी हो जी चुके हैं, लेकिन अभी दम है अंदर काम करने का। आप जैसे साथी रहेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे साहब। बहुत वंडरफुल। नहीं नहीं, आपका जोश यहाँ पे इट इज कंटेजियस, हम लोग को भी जोश से भर रहा है।
और मुझे लगता है अच्छा काम हो जाएगा। जैसे हमारे साथी अभिषेक जी ने कहा है कि सब ग्रुप शीघ्र आपके सुझाव अनुसार फॉर्म करेंगे, और बाकी साथियों से भी निवेदन है, जैसे सत्य प्रकाश जी आए थे, चले गए हैं, प्रशांत जी ने अपनी बात की। प्रशांत जी, आपको पूरा विषय आपका सुनना चाहेंगे किसी दिन, जो भी आपका आयुर्वेद पे और जैसे दादा ने बोला है पौधों की खेती पे। और इसके अलावा नरेंद्र स्वदेशी जी हैं, आप भी प्राकृतिक चिकित्सा पे काफी दिनों से काम कर रहे हैं। नरेंद्र स्वदेशी जी, 2 शब्द तो बोलें, आइए अपना सुंदर चेहरा दिखाइए और 2 सुंदर शब्द बोलिए। स्वागत है नरेंद्र स्वदेशी जी। नरेंद्र भाई प्लीज कम फॉरवर्ड, जल्दी से, सुन पा रहे हो क्योंकि समय कम है और साथियों को बोलना, सबको यहाँ पे बोलना है, सबको अब कुछ तो ना कुछ कहना कंक्लूड है। हो रहा है, हमें लग रहा है पौने 10 बजने को है। अब इसको हमें लग रहा है नमस्ते कंक्लूड सभी भी को, किया जाए। सभी भाई जी को। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। मेरे पास थोड़ा शोर ज्यादा है, किसी फंक्शन में आया हुआ मैं, और विषय से भी प्रॉपर अवगत नहीं हूँ आज। तो रेगुलर टच में रहेंगे, काफी बड़े साथियों का सानिध्य रहेगा, तो कुछ और साथियों को जोड़ के, किसान भाई को जोड़ के इस पे कार्य करेंगे आगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी साथी आए हैं, जैसा आदरणीय डॉक्टर अजय जी ने कहा कि काफी समय हो रहा है, पर फिर भी अपनी बात को अवश्य कहें। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ जो साथियों ने बिल्कुल नहीं बोला है। अभय सिंह जी, मेरे ख्याल से आप नहीं बोल पाए। अंतरंग जी ने थोड़ा बोला है। आलोक सिंह जी, और चंबल वैली से फाइनेंस डायरेक्टर साहब। ललित शर्मा जी ने तो खैर हल्का एक शब्द जस अपने विषय में बोला। गोपाल जी ने बोल दिया है। प्रदीप जी शायद, मेरे ख्याल से उन्होंने भी नहीं बोला है। बीच में मैं थोड़ा गैप हो गया था मेरे नेटवर्क के कारण। वीरेंद्र सिंह जी, चंद्रशेखर जी और नीतू जी अपने विषय में कुछ कहें। आप आए हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी साथी भी कृपया एक एक करके फटाफट। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, प्लीज वेलकम फास्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड फास्ट, थैंक यू। हाँ जी, थोड़ा एक एक 2-2 मिनट। कैसा लग रहा है वर्कशॉप? और ऐसी और ऑर्गेनाइज करें, आप और अच्छे साथियों को जोड़ें, मिलकर इसको पूरे हिंदुस्तान में एक नया मूवमेंट बनाएं। ऐसा निवेदन है, आग्रह है और ऐसा आह्वान है। कृपया एक एक 2-2 शब्द, एक एक 2-2 लाइन अवश्य बोलें, जिससे कि थोड़ा पहचान भी हो जाए कौन से साथी हैं। वीडियो ऑन कर लेंगे 2 मिनट के लिए और आपकी आवाज की भी पहचान हो जाएगी। बलदेव जी, हाँ जी प्लीज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो अवश्य कहें। हाँ बलदेव राज जी, अभी हिमाचल से। हाँ, नमस्कार सबको, नमस्कार। ओझा नमस्कार जी ने सर। जो हाँ, ओझा जी ने जो अपना प्रोग्राम रखा है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और हमारे साथ जो किसान भाई जुड़े हुए हैं, उनको हम बोलेंगे वो अपने अपने स्थान पर अपना ये प्रोजेक्ट लगाएं, और इससे किसानों को उत्थान के लिए काफी अवसर मिलेगा। और जो अरुण चंद्रन जी बताए नहीं, हिमाचल से, मैं इनसे संपर्क करूंगा और इनके मार्गदर्शन में हम यहाँ कुछ किसानों से बात करेंगे। एक डॉक्टर एलसी शर्मा ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, उनका भी एक प्रोजेक्ट है कि ये किसानों के लिए, मतलब किसानों का उत्थान किया जाए। तो मैं उनसे बात करूंगा कि वो भी वजह से संपर्क करेंगे, ताकि उस सोसाइटी के माध्यम से इस प्रोग्राम को, जो अपने हिमाचल और उत्तराखंड में अब काम कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और यश ओझा जी, मैं आपसे संपर्क में रहूंगा, आपका नंबर मैंने नोट कर लिया है। तो आपका जो योग्यता है उसका लाभ देश को मिले, बहुत अच्छी बात है। किसानों के उत्थान के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम, धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। बाकी साथी जिनका नाम लिया गया और जो अभी बिल्कुल नहीं बोल पाए हैं, 2-2 मिनट, आपकी आवाज ही पहचान है, कृपया 2 शब्द जरूर कहें। धन्यवाद। ज्वाइन करने का प्रोसेस भी है साथियों, जब तक हम कुछ कहेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे एक दूसरी बात को। प्लीज कम फॉरवर्ड, एक एक 2-2 मिनट। धन्यवाद बलदेव जी और साथियों को स्वागत। सभी मित्रों को नमस्कार। नमस्कार जी। मैं चंद्रशेखर मिश्र काशी से बोल रहा हूँ जो है जी। हाँ चंद्रशेखर, क्या हाल है भाई? बढ़िया है सर, एकदम बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पंडित जी। मैं आज आपका विषय था तो मैं थोड़ा लेट से मैं जुड़ पाया जो है। एक कार्यक्रम में थे हम लोग, जो है कुछ काम में लगे हुए थे। नहीं, बहुत अच्छे काम में लगे। और गंगा बेसिन वृक्ष माला परियोजना को थोड़ी गति दो गंगा के किनारे, ठीक है ना? अब तो गंगा बेसिन में सहायक नदियां भी ले ली गई हैं, जो आपका कार्य क्षेत्र हो उसमें हमें लग रहा है इस काम को लेंगे तो काफी सपोर्ट मिलेगा, उससे संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। जी 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 जी। इनके अलावा जो है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी अपने उत्तर प्रदेश में मल्टीपर्पज मल्टी स्टेट कितने कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड हुए हैं जो है? मल्टीपर्पज तो हमारी जितनी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी सबको मल्टीपर्पज कर दिया गया, जितनी है।
वो करीब हमें लग रहा है ऑन द कार्ड करीब 7,500 से ऊपर होंगी लगभग। हर ग्राम पंचायत में, न्याय पंचायत में एक तरीके से स्टैब्लिश है, वो करीब 7,500 के आसपास है कुल। उनमें सबको मल्टी स्टेट का दर्जा दे दिया गया। समझ रहे हैं ना? और मल्टी पर्पज और मल्टी स्टेट में तो अब फंक्शनल कितनी है ये तो संख्या एट ए ग्लांस नहीं दिया जा सकता, बट मल्टी स्टेट बनाना अब थोड़ा सा पहले से ज्यादा डिफिकल्ट हो गया जी। उसमें पहले जो शेयर होल्डिंग रखी जाती थी एज यूजुअल अपना रख के कर लेता था, मल्टी स्टेट बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया जी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो है, मैं तो 2010 में उत्तर प्रदेश की पहली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी मैंने बनाई जो है। हाँ, काशी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आप ही ने बनाई थी भाई, याद है मेरे को। जी जी जी, उसका पायलट मैंने आपको दिया था जो है लखनऊ में आकर के जो है। तो अभी बहुत सारी विसंगतियां हैं किसानों के एंड पर जो है कि किसान अपने सारे काम को कैसे कर पाए मन मुताबिक तरीके से, कि जैसे वो देश के स्वावलंबन को और किसानों के स्वावलंबन को जगा पाए जो है। ऐसी नीतिगत पॉलिसियां अभी सरकार नहीं बना पा रही है जो है। अभी नहीं सरकार जो है इस पे चंद्रशेखर जी, हम इस पे जरूर आपको होल्ड करना चाहेंगे कि जो कलेक्टिव ओपिनियन के साथ जब आगे बढ़ेगा आदमी ना, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम इतनी बढ़िया स्कीम है। इसमें यदि आप 10 किसान मिलके मत कोऑपरेटिव बनाइए, 10 किसान मिलके कॉमन एक्टिविटी, एक जैसे मान लिया एक ने आटा मिल लगा लिया, एक तेल मिल लगा लिया, एक दाल मिल लगा लिया, एक अपने डेयरी स्टैब्लिश कर ली, खाने पीने वाले जितने आइटम रोज के रोजमर्रा की है एक कॉमन प्लेस पे अपना स्टैब्लिश कर लीजिए और कोऑपरेटिव बाद में बनाइए। हम पहले कोऑपरेटिव या एफपीओ बना ले रहे हैं और लक्ष्य निर्धारित ही नहीं है, गैप यही हो जा रहा है। नीड बेस्ड प्लानिंग करेंगे तो हमें लग रहा है रिजल्ट मिलेगा। जो सफल कोऑपरेटिव है गौर करिएगा, कुशीनगर जैसा, कुशीनगर तो वन ऑफ द बैकवर्ड पॉकेट है ना, वहां के किसान ने कहा कि साहब हम यहाँ पे हम अपनी नर्सरी का काम हमें समझ में आता, हमने नर्सरी का ही शुरू करा दिया उसका। और नर्सरी से ऑन रिकॉर्ड आज से 4 साल पहले 3 साल पहले की बात बताऊं, हॉर्टिकल्चर के रिकॉर्ड में वहां केले का लक्ष्य था हॉर्टिकल्चर मिशन में कुछ 350 या 400 एकड़ रकबे में, और वहां तब तक करीब 10,000 एकड़ से ऊपर रकबे में केले की खेती हो रही थी। सिर्फ एक आदमी को खड़ा कर दिया, उसके साथ क्लस्टर बना दिया हमने। आज वो उसके पिताजी को जब मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया स्टेट के लीड फार्मर के रूप में, तो अंगोछा पकड़ के वो रोने लगा बुढ़वा कि हम बुजुर्ग आदमी को इतनी मदद मिलेगी, इतना सम्मान मिलेगा। हमने अपनी नर्सरी की कमाई से अपने बेटे को एमबीबीएस कराया, एमडी कराया, उसका एक लड़का एम्स गोरखपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो ये किसान की ताकत है। समस्या इस बात की नहीं है, समस्या इस बात की है कि हम शुरू जो करना चाह रहे हैं तो हम अपने हिसाब से चाह रहे हैं सिस्टम को चलाएं। सिस्टम को हम अपने हिसाब से चलाएंगे तो फिर हो जाएंगे। नीति बनी हुई, हम कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करने की जरूरत है। जैसे आपने इनिशिएट किया औषधि की शुरुआत, हमें, मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि उसके पहले औषधि खेती नहीं होती थी जब चंद्रशेखर ने शुरुआत करी, बट समहाउ वो आगे स्पीड पकड़ना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं हल्का हो गया। वो जो हल्का हुआ उसको कैसे हम एम्पावर कर सकते हैं, इस पे आप काम करो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। संसाधन की कमी कहीं नहीं जी। मैंने तो शुरू से ही कहा कि मेरा सीधा फोकस था कि किसान खुद जो है प्रोड्यूसर बनेगा, और किसान खुद माने खेती तो करता था लेकिन प्रोड्यूसर नहीं बनता था। तो मैंने संकल्प लिया था शुरू से ही कि किसान ही प्रोड्यूसर बनेगा, जो है उसका मार्केट में जो है अपना होगा। और मैंने इसीलिए उत्तर प्रदेश में लगभग जितने हमारे किसान जुड़े हुए हैं आज सारे प्रोड्यूसर हैं जो है, और अपने दम पर सारे लोग इसी को अपने ब्रांड से, एक ब्रांड से बाजार में आओ, बिक के जब पैसा आना शुरू हो जाएगा किसान की जेब में तो अपने आप से समृद्धि आना शुरू हो जाएगी, मेरा अपना मानना। उसमें सर देखिए क्या है कि देश में जो है 60% किसान है जो है, और मुट्ठी भर या उंगली पर गिनने वाले ऐसे किसान हैं जो उदाहरण के रूप में जो है सामने हैं जो है। उसमें ये हमको सोचना चाहिए, जैसे किसान है अभी अपनी कंपनी एक लगाना चाहता है गांव में, और उसकी जमीन है, अब जमीन को वह जो है कन्वर्ट कराना चाहता है जो है। अब बिना अगर जमीन को अगर वो कन्वर्ट नहीं कराएगा
तो वो हाँ उससे नहीं, इंडस्ट्री अब पार नहीं सुन होगी। लो एक मिनट, ऐसा है ना, अभी जो आप समस्या, इस समस्या का समाधान चंद्रशेखर जी, मैं आग्रह करूंगा, ये विषय सुनिए, बहुत लंबा है, इसके लिए सुनिए, मैं 1 मिनट साहब इसमें इनका जवाब मैं ये दे दूं। ये समस्या जब सामने रखी गई, हमारे सामने भी आई, तो इसका एक सर्कुलर करा दिया। सर्कुलर मैं आपको भेज दूंगा कि यदि कृषि आधारित उद्यम स्थापित कर रहे हैं तो उसके लिए 143 कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी सर्कुलर हम करा चुके हैं। अब यही जानकारी लेनी है ना, कि जो चीजें हम जान रहे हैं वही सब कुछ है, यही गड़बड़ा जा रहा है। हम आपस में संवाद में बने रहें, सभी हड्डी ला रही है, बताओ भाई सही। हम ऐसा ना हड्डी वाले डॉक्टर से हार्ट का इलाज कराने चले जा रहे हैं, ये गड़बड़ा जा रहा है। इस चीज को भी दूर करना है। और इस समस्या के लिए आप मेरे संपर्क में आइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे चंद्रशेखर जी। हम तो भाई 15 साल पुराना साथ है, याद होगा आपको जी। थोड़ा सा व्यवस्था थोड़ा सा सुधारने के लिए और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई बार मुझे कुछ लोगों को म्यूट करना पड़ता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा रोकना पड़ता है। कारण क्या है, क्योंकि हमने जब ये कार्यक्रम शुरू किया तो ये तय किया था कि इसको 1.25 से 1.5 घंटे में हर हालत में खत्म किया जाएगा, तो समय जो है वो हो चुका है। एफपीओ को लेकर ये ग्रुप बना दिया जाएगा, और जितने भी हमारे साथी हैं जिनके नंबर हैं उनमें से प्रमुख साथियों को हम एडमिन भी बना देंगे, वो अन्य साथियों को जोड़ लेंगे। लेकिन एक शपथ के साथ, केवल वही लोग जुड़े जिनके नाम के आगे उनका ब्लॉक या गांव आए कि हाँ ये ब्लॉक या ये गांव को सुधारने की जिम्मेदारी हमने ली है या लेते हैं। और दूसरा विषय ये है कि कोई भी फालतू का मैसेज नहीं उस ग्रुप में आएगा। तीसरा ये है, क्योंकि इस तरह के व्यवस्थाओं से कई बार मैं रूबरू होता रहा हूं, हर व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करके और वो करने की कोशिश करता है, और व्यक्ति एक समय पे कभी नहीं उपलब्ध होता है या वो वैसी स्थिति ना बने, तो एक सिस्टम में काम किया जाए। चौथा ये कि सहकारिता का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है लोगों की नैतिकता, अनुशासन। अगर वही नहीं होगा तो सहकारिता मॉडल कभी सफल नहीं हो सकता। त्याग भी जी, त्याग जी। तो ये अनुशासन, नैतिकता, त्याग जो है, ये सभी धर्म के विषय हैं। धर्म के जो 10 लक्षण हैं वही हमारी शपथ है। और अगर वो लक्षण आपको नहीं पता तो योगी अंतरंग आनंद जी लिख के आपको दे देंगे। और ग्रुप में जोड़े जाएंगे तो पहले उनसे पूछा जाएगा कि कौन सा ब्लॉक या कौन सा गांव आप लेकर काम करना चाहते हैं। वो मोहल्ला भी ले सकते हैं, अर्बन वार्ड भी ले सकते हैं, उसके लिए भी अलग प्रोग्राम है। तो इससे हमें पता रहेगा, नहीं तो ये आप व्यर्थ की चर्चा के लिए जुड़ के अन्य साथियों को, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ग्रुप हैं। मेरा एक निवेदन है जी सर से, एक निवेदन है कि जैसे अभी सर ने मेरे को बताया था कि सोलर प्रोजेक्ट के लिए किसानों के लिए इसमें जोड़ा जा सकता है, तो उस पर मैं चाहता हूँ कि सर जी कुछ इसमें थोड़ा सा ज्ञान वितरित करें हम लोगों के लिए, इस सोलर को किसानों को कैसे जोड़ें। जी, इसमें ऐसा ना, ये आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, इसलिए तो ग्रुप बनाने की बात हो रही है ना, कि उस ग्रुप में डालने के पला ब्लॉक में पला जगह। जैसे मानिकपुर डिवीजन के पास में, मानिकपुर जो सब डिवीजन है आपका चित्रकूट का, उसमें सब स्टेशन से कितना दूर आपका जगह है, उसमें ये दिया हुआ है कि किलो या 2 किलोमीटर तक का स्पेस पे वो पावर लाइन बना के देंगे। उससे ऊपर पावर लाइन का खर्चा आपको देना पड़ेगा। तो उसका एक प्रोजेक्ट बनेगा, उसकी फंडिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए समूह में चर्चा न करके स्पेसिफिक उसमें ऐसा ना कि सबका समय वेस्ट क्यों हो, इसलिए नंबर दे दिया है मैंने आपको कि आप हमसे बात कर लेंगे। जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप में डाल देंगे, तो ग्रुप में हम मैसेज कर देंगे उससे, क्योंकि अब 10 बजे ग्रुप अभी कुछ आने वाले आधे 1 घंटे में बना दिया जाएगा, सभी को उसमें जोड़ दिया जाएगा, सभी साथी एक दूसरे को और ये शर्तें बिल्कुल रहेंगी, कोई गुड मॉर्निंग मैसेज, कोई इवनिंग मैसेज नहीं रहेगा, कोई फॉरवर्डेड मैसेज नहीं रहेगा, आपकी अपना रिक्वेस्ट रहेगा, साहब हम ये करना चाहते हैं या हम अपने ये किए हैं, ये आउटकम, ठीक है जी। तो जो अनुशासन तय हो रहे हैं, सक्सेस स्टोरीज है यूपी की, हम आपको उस ग्रुप में डाल देंगे। आपको जो विजिट करना हो, किसान बड़ा खुशी खुशी सिखाएगा, दिखाएगा, आपको एक दिन रुका के अपना खाना भी खिलाएगा। ऐसे क्लस्टर हमने यूपी में स्टैब्लिश किए, खुश होकर कि साहब ने भेजा है या गुरुजी ने भेजा है, ठीक है जी। बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है अब समय काफी हो गया है और अब हम लोगों को इस चर्चा को विराम देना चाहिए। आदमी को भोजन करने का इंतजार हो रहा है, अब 10 बज रहा है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरे को कष्ट नहीं, घर वालों को कष्ट नहीं होना चाहिए।
आखिरी में प्रोफेसर एस.के. शर्मा जी थैंक नोट देंगे और हम इस चर्चा को विराम देंगे। इसके बाद ग्रुप बनाया जाएगा और सभी से जो प्रक्रिया बताई गई है उसी प्रक्रिया के तहत ग्रुप में एंट्री मिलेगी और सब लोग मिलकर सहकारिता और एफपीओस को आगे बढ़ाएंगे और ब्लॉक को डेवलप करेंगे और देश को बेहतर बनाएंगे। जी जी जी, धन्यवाद अभिषेक जी, धन्यवाद अभिषेक जी। मैं धन्यवाद ज्ञापन करने के पूर्व सभी साथियों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिन साथियों ने अभी तक अपने फोन नंबर और जिस स्थान से वो बिलोंग कर रहे हैं उसका नाम यदि नहीं डाला है और तो कृपया तुरंत इसको डाल लें, जिससे कि मैं कम से कम इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जैसा अभिषेक जी ने कहा कि सभी को तुरंत हम पर्सनल कॉल करें ना करें वो खैर आपकी अपनी इच्छा पर है, पर फिर भी एक हम उसमें सावधानी बरतेंगे बड़ी नियमितता के साथ में। ये जो ग्रुप शेयरिंग है नंबर की, ये बड़ा सेंसिटिव विषय कई बार हो जाता है। कई बार कुछ लोग कॉल्स एक्सपेक्ट करते हैं और कुछ लोग कॉल्स बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो उसके हिसाब से, पर ग्रुप के हिसाब से इसे मुझे संयोजन करने की आवश्यकता थी, अतः मैंने निवेदन किया है प्राइवेट चैट पे ना सबके लिए। मैंने कहा सबके नजरिए में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर PS ओझा जी, आप इतना बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, आपको स्पेशल जय हिंद, वंदे मातरम, सैल्यूटेशंस, ग्रेट वर्क दैट यू आर डूइंग। और जो आपने आज शेयर किया उसके लिए, आपने जो समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डॉक्टर अरुण चंदन जी का नंबर दिया, हिमाचल और आसपास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, खुल के आपने शेयरिंग की उसके लिए बहुत धन्यवाद। साथियों ने खुल के प्रश्न पूछे उसके लिए धन्यवाद। अभिषेक जी ने सबको नियत किया उनके लिए धन्यवाद। और आप सभी उपस्थित हुए इसके लिए आपके सामने मेरा वंदन नतमस्तक। थैंक यू वेरी मच। लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू वेरी सून अगेन टुमारो 8:15 ऑन अ डिफरेंट टॉपिक। टॉपिक विल बी सर्कुलेटेड वेरी सून। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। शीघ्र मिलते हैं। प्रणाम, गुड नाइट, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। एंड जो नए साथियों ने, मैं फिर से कह रहा हूँ, नंबर नहीं लिखे कृपया भेज दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैट अभिषेक जी 2 मिनट खुली रखिएगा, जिसने साथी ने नंबर नहीं भेज पाए हैं वो भेज रहे हैं, उसको मैं नोट कर लेता हूँ। खुली हुई है जी, चैट खुली हुई है। बाकी जो साथी अपना नंबर और कांटेक्ट डिटेल्स या जहां से आए हैं वो लिख के यदि विदा लेना चाहते हैं तो उनकी इच्छा है। और चैट 2-4 मिनट खुली रहेगी, उसके पश्चात मीटिंग को औपचारिक रूप से बंद कर दिया जाएगा। आप फिर से सभी का धन्यवाद। मैं बस रिकॉर्ड करके इसको व्हाट्सएप चैट में शिफ्ट कर रहा हूँ, उसमें 2-4 मिनट लगेंगे। अभिषेक जी मैं आपको सूचित कर दूंगा। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर, थैंक यू। अभिषेक जी, अगर संजय जी आपके जचे तो कोई कविता वगैरह सुना दूं आज के विषय पे, कृषि के ऊपर ही। मैं सर, मैं अनुमति ले लूं क्या? मैं ड्रॉप करूं अपने को? सर अनुमति हो तो। जी सर, जी सर, जी सर, आपको भोजन करना है और वैसे भी काफी रात है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। कविता शायद कल वृक्ष जी को ध्यान आ रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या कि हम पहुंचेंगे वहां पे? हाँ तो पहुंच रहे हैं ना, और क्या, हम पहुंच गए। सुबह वाली ट्रेन पकड़ेंगे, 11 बजे तक आ जाएंगे, 11 साढ़े 11 तक। क्योंकि रात को वहां पर जाने की हिम्मत नहीं है, थक गए हैं और वो 2 दिन बुखार में रहे तो कमजोरी सी है, तो फिर निकलेंगे। और मुझे तो दौड़ते हैं, पानी के लिए दौड़ते हैं ट्रेन में, तो पता ही है कि क्या स्थिति रहती है, कई बार सीट भी नहीं मिलती।
जी अभिषेक जी, मुझे लगता है कि मैंने सभी नंबर नोट कर लिए हैं। आप चाहें तो अभी चैट को या ओवरऑल प्रोग्राम को स्विच ऑफ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं ये नंबर मैं आपके व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ, आपकी नॉलेज में भी रहेगी, ग्रुप फॉर्मेशन में आसानी होगी। अभी कुछ साथी जुटे हुए हैं, मेरे ख्याल से कॉल को ऑफ कर सकते हैं। लगभग सभी के नंबर मेरे ख्याल से डॉक्टर नीतू गोस्वामी जी का नंबर नहीं आया। रिकॉर्डिंग में डॉक्टर नीतू जी का नंबर नहीं आया। रिकॉर्डिंग में सारा चैट जो है ना सेव्ड हो जाता ऑटोमेटिक। अच्छा, नहीं ठीक है, वो कई बार मैं उसको शायद एक्सेस तुरंत नहीं कर पाता। चंद्रशेखर मिश्र जी का, उनका नंबर भी नहीं आया है। 2 साथियों का नंबर नहीं आया। आप यदि लिख सकेंगे तो आभार होगा। अरुण कुमार जी क्या झारखंड वाले अरुण भैया हैं? अरुण जी झारखंड वाले अरुण भाई हैं क्या? चंद्रशेखर मिश्र जी अंतरंग का जी, तो है मेरी नंबर। तरफ से वो चैट दिखाई नहीं देता है उसमें। अब वो हम बता देंगे कहाँ पर है। आप हाँ, वो चैट उसका पे वो जब शो नहीं डाउनलोड करता करेंगे है। मैंने आपको नहीं, वो यूजर आईडी शो करता है। पासवर्ड दिया हुआ था ना। वो ये इसी का है क्या? और क्या, इसी का भेजा था आपको। वही पुराना वाला है, जूम उसको वाला है। रिन्यू किया गया है। जूम का है ना, ठीक है, मैं हाँ देखता हूँ। हाँ एक्चुअली उसमें आपका, हाँ मैं किया था तो उसमें आपका एक्सेस का जरूरत है। उसमें आपको ओके करना पड़ेगा क्योंकि हाँ, वो तो आप पहले से भेजिए, मैं आपके कर पास देता खुला हूँ। हुआ है ना। कि आप ठीक भेजिए, है, मैं कर देता हूँ। मैं लॉग इन करूंगा तो आपको मैं फोन कर दूंगा। हाँ, ठीक है, मैं जो है ना, मैं कर दूंगा, आप भेजिए। ठीक है, और किसी को भी ठीक है चाहिए अभिषेक हो जी। तो मैं उसको भी दे दूंगा। संजय जी, आपको भी चाहिए हो, आपके साथ नेटवर्क की दिक्कत रहती है। चंद्रशेखर मिश्रा जी का तो नंबर है, वो संजय जी देख अच्छा, लीजिए। ठीक है, हाँ, आप मुझे भेज दीजिएगा। चंद्रशेखर नहीं जी है के उसमें, अनुभव चैट में बहुत काम देखिए ना। आएंगे। ओके। शायद पुरानी चैट बीच में कॉन्टेक्ट के कारण छूट गई थी, बट एनीवे आपसे या इस चैट में नहीं है, शायद बीच में कांटेक्ट 1 मिनट के लिए छूटा था तो नहीं उसमें। है। चंद्रशेखर मिश्र जी तो यहाँ दिख रहा है, अभी दिख रहा ठीक है, है, अभी है। ठीक है, मैं देखता हूँ। पहले भी मैंने कुछ नंबर नोट किए थे, मैंने मैं भी चेक नोट कर किया, लेता मैं हूँ। आपको फॉरवर्ड कर दूंगा सारा नंबर जो मैंने ओके, नोट किया। फेयर एनफ, दैट विल बी गुड, दैट विल बी वेरी गुड। ठीक है साथियों, सभी को नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। हाँ सर, हाँ जी वैसे ठीक है। ग्रुप ठीक है, ग्रुप बनाया जा रहा है, उसमें आप एडमिन बनाए जा रहे हैं। ठीक, फटाक से। ठीक है जी, ठीक। ओके जी।